Assalamu alaikum. And a very good morning to all Good of morning. you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan जो कि आज ट्रैफिक में नहीं फंसे। हाँ, ट्रैफिक में आज नहीं फंसते हुए आए, लेकिन थोड़ा जल्दी निकले। आपने सही कहा था, जल्दी निकलने से जरा फर्क पड़ जाता है। और ये क्या है, ये हमने क्या पहना हुआ है नादिया, ये आप दिखाएं ना अपना जरा यार, बैंड दिखाएं। ये है पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। अभी और भी ऐसी बहुत सारी डेकोरेशन एक्सेसरीज हैं। मैंने तो इतनी शॉपिंग की और वो इतनी सस्ती चीजें बेच रही थी, खातून थी, वो 100 रुपए का बैच और ये मैंने कहा भाई तुम रखो पैसे, कोई बात नहीं, मुझे जो सामान है दे दो, वन ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, कीनू ने भी शॉपिंग की और मुझे इतनी खुशी है कि आज स्कूल्स में जो है ना स्पेशल प्रोग्राम्स है कि कल छुट्टी होगी, तो जिन्होंने स्कूल्स ने किया मस्ट करना चाहिए। और ये थी आज के भाई इंस्ट्रक्शंस के शलवार कमीज पहन के आए, वाइट ग्रीन, तो आज सेलिब्रेशन तो ये चीजें मिलती थी, अब तो फ्लॉपी भी मिलती है, कैप्स बहुत किस्म के और स्पेक्स मिलते हैं, पता नहीं क्या-क्या मिलता ना। हमारे दौर में तो सिर्फ डंडियां होती थी बच्चों के लिए ज्वेलरी, लड़कों के लिए इतनी सही बात है। पैदा भी तो काफी चलिए नहीं इतना अरसा नहीं हुआ, थोड़ा पहले हो गए थे, यही कोई आधी सेंचुरी पहले की बात है, ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ मुझे। हम तो खुद झंडियां बनाया करते थे, वो लगा के ना उसको रस्सी लेके और उसके झंडियां लगाते थे। हाँ, ज्यादा झंडियां और ये फ्लैग्स। और स्कूल में मुझे तो होता था भाई अदाकारी का मौका मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस बस दिखा दूं मैं अपनी, तो बस मुझे मौका मिलता था और मुझे होता था मैंने परफॉर्म करना है 14 अगस्त वाले दिन, तो मैं ड्रामे में डिबेट भी करनी, मैंने ड्रामे में भी आना, बस मौके की। अच्छा, मेरा टैबलोज का होता था, टैबलोज में लीड मैं करता था हमेशा, और वो प्रैक्टिस पूरी होती थी 13 दिन तक। तो उसका मकसद ये था कि पढ़ाई से जान छूट जाए। अगस्त में स्कूल खुल रहे हैं, एक स्कूल की टेंशन, लेकिन एक खुशी है कि 14 अगस्त आ रही है, तो ये 13 दिन आराम से निकल जाएंगे। क्या बात है। मैं तो कॉलेज में हमेशा बनती थी लड़की का अब्बा, और मुझे गोली लग जाती थी ना उसमें ड्रामे में। ये देखिए ये जंग में, इसमें पहले क्यों मुझे मार देते, थोड़ा सा परफॉर्म करने दें। मुझे पिक्चर वाली बात भी याद आ गई। अब मैं गिर गई हूँ और गिरते गिरते करीब हो रही हूँ ताकि लोगों के सामने तो रहूँ, मेरा चेहरा तो याद रहे सबको, तो देखें जरा। अच्छा यार, ये बातें मजे की कल करेंगे, हम कल थोड़ी सी और करेंगे, जरा मार्जिन ले लेंगे। लेकिन अभी जरा आपको खबरें भी थोड़ी सी दे दें। टॉप मिलिट्री जर्नल्स की तब्दीली हुई है ईरान में, और 6 बताया जा रहा है आर्मी में ये तब्दीलियां हुई हैं, और इसमें न्यू डॉक्ट्राइन आई है। न्यू डॉक्ट्राइन ये आई है कि अब हमें जहां से हमले हमारी तरफ हो रहे हैं, तो हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम उसी सरजमीन पर हमले करें। अच्छा, मक्का समिट जो हुआ है तीनों मुल्कों का, इसमें कि बताया जा रहा है कि मिस्र की शमूलियत का भी इम्कान है, तो सदर ये कह रहे हैं, और सबको वेलकम किया गया कि सभी शामिल हो जाएं इसमें। जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे वो तो आपके सामने ही है, ईरान तबाह हो चुका है। अच्छा। अब वो मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बात है कि ट्रंप की जो बातों की क्रेडिट, ऐसे सब्सक्राइब किया आपने, वो तो कुछ सब्सक्रिप्शन शुरू कर दी थी उन्होंने अपने इस पे, हमें मतलब सब्सक्रिप्शन किया, हम तो पैसे देने को तैयार है कि अभी सुनने को ना मिले ट्रंप की बातें, लेकिन बाहर उन्होंने तो टिकट लगा दिया इस पे, तो आई डोंट नो किसने सब्सक्राइब किया है। बट ये बात है कि लोग अब बिलीव नहीं करते जो ट्रंप बात कहते हैं कि जी बस कहने। हम भी रिवायती तौर पर बयान बता देते हैं आपको। अच्छा, ईरान ने पाकिस्तान को अजीम असासा करार दिया, और ये देखें अजीम असासा इस वक्त करार दिया है जब ये मुआहिदा भी हुआ है तीनों मुल्कों का, और उस बारे में बात हो रही है। लेकिन ईरान से मौक़िफ़ आ रहा है, और उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान एक अजीम असासा है, तो गलत फहमी निकाल दें अपने जहन से, कोई है आपके दिल में। और कुछ बिजली की बात भी कर लेते हैं। बिजली सार्फिन पर अगले 3 माह के लिए 23 अरब का बोझ पड़ने वाला है। नादिया खान साहबा कहाँ हैं आप? 23 अरब का टोटल बोझ पड़ेगा बिजली सार्फिन पर, लेकिन आपका क्या, आपको 16 अरब। मतलब इसका मतलब क्या है कि मंथली कितना जो है अब खर्चा बढ़ जाएगा? बस वो तो पता नहीं, अब कुछ नहीं पता। 94 पैसे पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया, ये भी खबर है आपके लिए। तो ये 2-3 खबर मैंने आपको दी। बिजली के रुपयों में बात हो रही है और पेट्रोल के पैसों में बात हो रही है, सही बात। अच्छा, यूएस ईरान की हम बात करते हैं। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, IR एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू व्यूअर्स। जी डॉक्टर शाजिया, ये मुझे बताएं कि जो ईरान में इस वक्त तब्दीलियां हुई हैं, और तब्दीलियों के बाद ये बयानात भी आ रहे हैं, नई इसको डॉक्ट्राइन कहा जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये मिडल ईस्ट के लिए, अरब के लिए और फारिस के लिए एक अच्छा साइन है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमले यूएस से होते हैं तो यूएस पर अटैक होगा, इसराइल पर अटैक होगा, बजाय इसके कि हम यहाँ अपने मिडल ईस्ट में अनरेस्ट पैदा करें। बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे से ये बात हो रही है और इसको अनजस्ट भी समझा जा रहा है, और ये लॉन्ग टर्म सस्टेन भी नहीं कर सकता कि हर दफ़ा जब अमेरिका हमला करे तो ईरान जो है वो गल्फ़ के ऊपर हमला करना शुरू कर दे, क्योंकि गल्फ़ में जितनी उनकी बेसिस हैं वो तो ऑलरेडी 90% से ज़्यादा जो है वो डिसफंक्शनल हो चुकी हैं। बाकी अब गल्फ़ के सिविलियन स्ट्रक्चर पे तो हमला, या उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे, या उनके पोर्ट्स पे हमला, तो उसके अंदर फिर गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो रिस्ट्रेन भी बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना भी कर रहे हैं, इस जंग के अंदर कूद भी नहीं पड़े कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी पे अटैक है।
तो हमारा राइट है कि भले वो बेसिस की बुनियाद पे है या बेस हो या ना हो, बहरहाल हमारी टेरिटरी है, उस पर अटैक है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सब्र का भी इसमें काम लिया है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये जंग बहुत ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी फैली नहीं है। और ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल जो है उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और अब जो रिसेंट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी रोशनी में तो क्योंकि अब बातें बाहर आ भी गई हैं, हम तो कर ही रहे थे कि ईरान की अगेंस्ट नहीं है, ईरान उसमें पार्टी है और किसी भी स्टेज पे ईरान उसमें शामिल भी हो सकता है। तो ये आपस में बातचीत करके ही ये एग्रीमेंट हुआ था। तो उस बातचीत के बाद जब ईरान को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो हैं वो डिटरेंस की एक सिंबल या एक सिंबॉलिक डिटरेंस इस रीजन के लिए बन जाएं, तो फिर थोड़ा सा ये और मुश्किल हो जाता है कि ईरान के ऊपर होने वाले हमले की सूरत में अगर जवाबी कार्रवाई जो है वो गल्फ पे होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को भी ये समझ है कि आप अपना जोग्राफिया नहीं बदल सकते और इसी रीजन में आपने रहना है, और इस रीजन में रहकर ऑलरेडी आपको एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या थ्रेट बनाकर पिछले 70 साल से पेश किया गया है। और अगर आप उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी स्टार्ट कर देते हैं कि आप एक्चुअली में एक स्ट्रक्चरल थ्रेट हैं, एक पॉइंट पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, एज अ स्ट्रक्चर आप एक थ्रेट है पूरे रीजन के लिए, तो फिर आप जो इंटीग्रेट है वो रीजन में नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आप तो इसमें एक जो हम और यहाँ का डॉक्टर साहिबा एक कनेक्टेड उसका जो उनका एक मैसेज था कि जब हमारे पास वो ड्रोन्स हैं जो कि अपना रास्ता ही बदल देंगे अगर आप उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वेपनरी भी उन्होंने बड़ी अपग्रेड की है टेक्नोलॉजी जो है, और वो अब अटैक, हाँ, और ये ना डिफेंस में भी अपडेट किया है और अटैक की भी अब वो बातें कर रहे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ। डू यू थिंक कि ये मुश्तबा खamenei कभी जो दिखा रहे हैं और ये सारी बातें ये कनेक्टेड हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ करने वाले हैं? देखें, और ये कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तो रेजिम चेंज करने की पहले बातें हो रही थी, यहाँ तो रेजिम और स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये ऑल दिस इज कनेक्टेड। ये ऑल कनेक्टेड है, और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न मीडिया आपको बताता है कि उनके दरमियान बहुत डिवाइड है। अब जो हार्ड लाइनर्स हैं वो एक साइड पे हैं, जो सेंटरिस्ट हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं उनका एक अपना व्यू पॉइंट है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। वो जो रैली अराउंड द फ्लैग है उसका इफ़ेक्ट सब पे है और सबको पता है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली इम्पॉर्टेंट है। बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स में देखा जाएगा कि हमने इंटरनल पॉलिसीज़ कैसी रखनी है। रिसेंटली जो है, आई थिंक 2 दिन पहले जो पेज़ेश्कियान है उनकी मुश्तबा खamenei से मीटिंग हुई है और कहते हैं कि जी 7 घंटे वो मीटिंग चलती रही है, जिसमें ऑफ कोर्स ये डॉक्ट्राइन और नई अपॉइंटीज़ जो हैं उनका होना, और इन सब के ताने बाने इस बात से मिलते हैं कि जो अमेरिका के अंदर बात हो रही है कि ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड कर दिया गया है कि अगर तुमने ईरान पे अटैक अब नहीं किया तो ईरान ने अल्टीमेटली तुम्हें जो है, तो ईरान ने जब हॉक्स को आगे कर दिया आपने, अब लग रहा है यानी फेस उनका हॉक्स बन गए अब, तो क्या अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है मुमकिन तौर पर इसको? अमेरिका, बेशक हम ये समझते हैं कि वो एक गिरती हुई दीवार है और एक बायगॉन एम्पायर है, बट स्टिल वो एक एम्पायर है। बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी है ईरान को डेवस्टेट करने की, लेकिन कोई जो उनका ऑब्जेक्टिव आउटकम है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान ने अपने आप को 40 साल से इस तरह तैयार किया हुआ है कि उनका कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो सरफेस पे है ही नहीं। जितने भी मिसाइल हैं, जितना भी उनका मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो उनके पास जोग्राफिया ने, कुदरत ने उनको ग्रेनाइट की ऐसी पहाड़ियाँ दी हैं कि जिनको आप बंकर बस्टर जो हैं वो भी नहीं ब्लास्ट कर सकते हैं। तो डीप इनसाइड उन्होंने मिसाइल सिटी अपने बनाए हुए हैं अपनी ही उसी टेरेन के अंदर, तो वो तो वहाँ तक तो पहुँच नहीं सके हैं। तो सिविलियन डेवस्टेशन अमेरिका बहुत कर सकता है अगर जितना, अब रिसेंटली आपने देखा जब नेटो समिट पे आए हुए थे, अब बातें बाहर आ रही हैं कि किस तरह से ट्रंप जो हैं वो एक केटरिंग वैन में उनको बिठाकर डीकॉय किया गया। तो एक इतने बड़ी सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको आप एक उनकी स्क्वाड की बजाय एक केटरिंग की वैन में ब्रेड और बंस के साथ बिठाकर कहीं पे स्क्वीज करके और एक छोटे से जहाज़ में ट्रेवल कराते हैं, तो उनको बहुत डरा दिया है उनके इर्द गिर्द एपेक लॉबी ने और ज़ायनिस्ट जो बिलियनर हैं उनके डोनर क्लास है कि ईरान जो है वो उन्होंने तुम्हारा असैसिनेशन का प्लॉट बनाया हुआ है और हमें कुछ ना कुछ ईरान के लिए करना ही करना है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज़ अगर बंद रहती है तो हमारी पेट्रो डॉलर की हेजमनी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर हमें कुछ डिसाइसिव करना है। अब उस डिसाइसिव में कहीं बातें होती हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्स की, वो भी बहुत डेवस्टेटिंग है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि
ईरान पे अटैक हो मिड टर्म के बाद, ये ऑफ कोर्स टेबल पे मौजूद है, लेकिन ईरान तब तक बहुत कंसोलिडेट कर गया होगा। और अब ये जो रीसेंट डिफेंस एग्रीमेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल होगा कि अब इतना बिजार बेलाकोस्ट किस्म के आप अटैक्स जो हैं वो भी जो कि वॉर क्राइम्स के जुमरे में आते हैं नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रीजन में बहुत प्रॉब्लम होगा। और ईरान के पास ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि साइप्रस तक या ईस्टर्न यूरोप तक पहुंच सकते हैं या डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकते हैं, तो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन टेक्निकली उसको अपना रुख इजराइल की पहुंच तरफ तो सकते हैं वो भी क्यों बताएंगे, जी जी बताने की भी ज़रूरत भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये ट्रंप ने जो ये कहा कि जिनकी जान को ख़तरा था जब ये अंकारा में थे, उसको अब जो है टर्की की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है और इजराइल की तरफ से ये जो है ये बनाई हुई कहानी है, एंड ही वाज नेवर इन डेंजर, या ये टारगेट वहाँ नहीं थे। और इजराइल की कहानियों की तो बहुत लंबी लिस्ट है ना। इजराइल की कहानियों ने इराक पे हमला करवा के वहाँ पे जो है वो ऐसे किस्म के बॉम्ब जो हैं वो बनवा दिए थे जो बाद में कहीं पे मिले नहीं। और लोगों ने खुद ही कहा, जो इसके अंदर शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज्यादती की, लाखों की तादाद में लोग वहाँ मरे, हमारे भी मरे, लेकिन इजराइल की ये जंग थी और अगली जंग भी जो है वो इजराइल की है। लेकिन पॉइंट ये है कि ट्रंप जो है वो कितने कंप्रोमाइज्ड हैं इन द टर्म ऑफ काइंड एंड कैश, तो वो फिर डिसाइड करेगा कि उनका डिसीजन क्या होता है और क्या सैनिटी प्रिवेल करती है। और अगर नहीं करती है तो फिर उनके इर्द गिर्द उनके पेंटागन के जनरल्स जो हैं वो उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप उनके सेक्रेटरी वॉर जो हैं पीट हेग्सेथ की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है वो वॉर प्लानिंग के डब्ल्यू का भी पता है। तो वो एक अपने रास्ते पे चले हुए हैं और ऑफ कोर्स वो सारे के सारे डोनर्स जो हैं इनको बनाते हैं, इनको बिगाड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो और वो ही डिसाइड करते क्या करना है। मुझे बताएं, एक तो ये सऊदी अरब और हुसियों का मामला चल ही रहा है और ईरान भी ज़ाहिर इसमें एक पार्टी है, तो इसी असना में बहरा एमन में जो तजारती जहाज़ पर हमला हुआ है 3 पाकिस्तानी जाँ बाग हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने शदीद इसकी मजम्मत की है। तो ये कोलेटरल यानी ये हो गया बस, या फिर आप इसको मेथड है इसके पीछे कि इन्वॉल्व किया जाए कुछ, यानी इसको कैसे देखती हैं आप इस वाकई? बिल्कुल, इस पे कोई क्या रिएक्शन होगा? इसके बारे में अभी बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि अटैक कहाँ से हुआ, किसने किया। तो सबसे पहले तो ये पता चले कि किसने किया, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और पाकिस्तान जो है ऑफ कोर्स हमें अब जहनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए कि एज अ मिडल पावर हमारा जो रोल है इस रीजन में और इवन ब्रॉडर उसमें हम पे अब हम नज़रों में आ चुके हैं। तो वो जो हमारी पहली एक पहचान थी कि ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में कि पता नहीं कहाँ है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, हाँ पे ये वो उस चीज़ से हम बाहर निकल आए हैं। तो जब हम लाइमलाइट में हैं और इस तरह से हैं कि हर मीडिया हमें डिस्कस कर रहा है और हमारा रोल जो है वो डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से हमने इस जंग को कंटेन किया और इसको बढ़ने नहीं दिया, तो हमें इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंटरनली या एक्सटर्नली इनके लिए अब प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इस पे किसी भी किस्म का जो कमेंट्री या एनालिसिस है उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि किसी एक कंट्री की तरफ हम कह दें, क्योंकि नहीं मालूम कि ये कहाँ से किया, क्यों किया और इसकी वजह क्या थी, या कोई टेक्निकल वजह थी या किसी से भी कहीं पे कोई गलती हो गई है। यानी ये मामला आप समझ रही हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि खुद ही ख़त्म हो जाएगा हुसियों का मामला जब ईरान और सऊदी अरब के मामला बेहतर हो जाएंगे, जो कि होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही? बिल्कुल, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि हुसियों के साथ हमने भी बात जो है वो शुरू कर दी है। आई मीन ज़ाहिर है मैं उन जहाँ पे ये मुशावरत होती है उन कमरों में मौजूद नहीं हूँ। हमारे पास भी बात जब पहुँचती है तो 2, 3, 4 रास्तों से होती हुई, वो कितनी सच है कितनी नहीं उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जो अंसारुल्लाह के साथ जो बातचीत है उसके अंदर भी जो है इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी एक लिंच पिन हमें ख़त्म करनी ही करनी है। क्योंकि यमन के अंदर जो है एक जो है वो यूएई बैक जो है वो फ्रैक्शन है, वो सदरन यमन को एक स्टेट बनाना चाहता है। सऊदी बैक जो है वो सना की गवर्नमेंट जो है वो एक अलग है, और अंसारुल्लाह जो है वो अलग से अपने लिए जो है बात कर रहे हैं कि जी हमें ये दोनों नहीं चाहिए। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है। इंटरनली भी यमनी 3 फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है। तो वो इतनी आसान नहीं है सिर्फ सऊदी अरेबिया से रिप्रोचमा हो जाने से ही मसला हल हो जाएगा, क्योंकि उसमें यूएई इन्वॉल्व है और यमनी
देमसेल्फ जो हैं आपस में लड़ रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ यमन को हमने इकट्ठा बनाना है, 2 अलग स्टेट्स बनानी है और फिर अंसारुल्लाह का क्या बनना है। और पाकिस्तान ने इस मीडिएशन को भी स्टार्ट कर दिया है कि इसका जो है वो हम, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया, आपने वक्त दिया हमें। वेलकम बैक, राइज एंड शाइन में खुशामदीद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि राइज एंड शाइन में ना अब हम आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, काउंसलिंग, थेरेपी, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे। और देखिए दुनिया को हम कहते हैं कि कितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन बहुत दूरियां हो गई एक दूसरे से। एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से दूर हो गए, तो रिलेशनशिप पे बात करना इंतहाई जरूरी है। इसलिए हम ज्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कपड़े, जूते, फैशन के इससे ज्यादा ना इस पे बात करना जरूरी है। अच्छा, ये रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सब आ जाते हैं। इसमें माँ बाप का रिलेशनशिप, अपना आपस में मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, बेटे का माँ से, माँ का बेटे से, बेटी का बाप से, बाप, ये सारे रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो इनको कैसे लेकर चलना है, और इसमें जब दूरियां आ जाती हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। असल में ज़ुहैब के बच्चे छोटे हैं ना, तो उसने बड़ा आपको आसान सा बताया, इतना आसान मसला नहीं है। लेकिन मैं वैसे बताऊं कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेजर्स, वो एक फेज़, वो कहते हैं ना कि फेज़ से गुजर रहे होते हैं, उस फेज़ में बहुत दफ़ा ये होता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बड़े अब्यूसिव हो जाते हैं वर्बली एंड इमोशनली। तो हम हमेशा बच्चों के अब्यूज़ की बात करते हैं, क्या पेरेंट्स भी टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं? क्या उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है? और क्या उसको भी अब्यूज़ कह सकते हैं? मैं कहीं इस तरह एक वीडियो देख रही थी, पढ़ भी रही थी, मैं कहा इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और उसका लॉन्ग टर्म पेरेंट्स का, खासतौर पे सिंगल पेरेंट अगर हो, एक बाप हो या सिर्फ माँ ने बच्चों को ज़्यादा पाला और बच्चे उनसे बार बार बदतमीज़ी करें, ताने देंगे, तो क्या उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है? उनको फिर क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? बच्चों के साथ कैसे डील करें? ताशफीन मेरे बहुत ही फेवरेट काउंसलर हैं, लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। आज फिर से कैसे हो ताशफीन? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ये बताओ, ये मसला वो छोटे बच्चे जिसके हैं वो उनको अलग तरह से समझेंगे, जिनके बड़े बच्चे हैं वो शायद रो पड़े। बिल्कुल नहीं, टीनेज चिल्ड्रन जो होते हैं, आपके जो टीनेजर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट एज ग्रुप है जिनसे पेरेंट्स को, मोस्ट पेरेंट्स हैव अ मसला इसी एज ग्रुप के अंदर ही, कि ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है पेरेंट्स का, बिकॉज बच्चा भी अब वो बच्चा नहीं रहता, ही इज़ नॉट स्मॉल एनी मोर, यू नो, ही इज़ ऑल्सो लाइक, यू नो, इन द सेंस के ही इज़ ग्रोन अप नाउ, ही इज़ नॉट अ स्मॉल किड कि आप उससे प्यार से बात कर सकते हो, गुस्सा है, एनर्जी है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो हाउ डू यू डील विद दैट? एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर पेरेंट्स। बट होता है कि क्या पेरेंट्स, अगर ये मैं कहूँ कि जी वर्बली इमोशनली अपने बच्चों से अब्यूज होते हैं, ये बात सही है? बच्चे नहीं पेरेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही बात है, कोई हार्श वर्ड तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ये कैसे अपने इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। उनके पास कोई वेन्यू नहीं है, ये भी है ना बड़ी अजीब सी बात। हाँ, कि बच्चा तो अगर नाराज है तो चले उसको मनाने के लिए 2-3 और माँ है या बाप है, वो उसके पास को बताना, एग्जॉस्ट करने के बाद किससे बताएं, किसको बताएं कैसे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। भाई मुझसे इतनी बदतमीजी, और बहुत ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं कभी बच्चे माँ के साथ। ज़्यादातर वही होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी आता है तो हमारा पहला काम यही होता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू। ये नहीं कि अगर पेरेंट्स आते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अम्मी अब्बू कभी भी आके कहेंगे मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, तो मेजरली सोसाइटी आप ही कहेगी आपकी गलती होगी कुछ उसमें। एग्जैक्टली। एंड मे बी हाँ उसमें कोई थोड़ी सी सच है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक बच्चा काफ़ी बिगड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ, लाइक आपने भी एग्जाम्पल दी सिंगल पेरेंट्स की, व्हाट इफ आपका एक बच्चा ऐसा है कि you've gone through divorce और फॉर अ टाइम बीइंग वो बच्चा दूसरे पेरेंट के पास था, अब कस्टडी आपके पास आ गई, राइट? आपने तो उस बच्चे को रेज नहीं किया ना, उसमें आपकी कोई गलती तो नहीं है ना, लेकिन नाउ यू हैव टू डील विद दिस किड एंड यू स्टिल लव देम, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ भी एक उस पर आ गई है, प्रॉब्लम पे आ गई है। सो अब इसको कैसे डील करें हम लोग? सो ये चीज़ अगेन तो है, लेकिन कैसे किया जाए? देखिए 2-3 तरीके हैं। डांट के आप कर सकते हैं, कुछ थ्रेटन करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, या कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दें, प्यार करें क्या तरीका क्या है? और बदतमीजी किस नौयत की होती है ये भी जरा, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें कि ये तो मेरे साथ भी होता है। हाँ देखें, बदतमीजी आपको गालियाँ भी दे सकते हैं, दे कैन थ्रो थिंग्स एट यू, मार सकते हैं, ये बहुत एक नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली आप पे लगता है कि चलो मेरा बच्चा मेरे पे चीज़ें फेंक रहा है, मेरा बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया, तो चलो मैं जाने दे, एंड दैट इज़ द मिस्टेक। सी बिकॉज कोई भी इंसान हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, देयर आर सर्टन बाउंड्रीज जो आपको कभी भी किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वही अब्यूज ऑफ एनी काइंड, आप पे कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, मार रहा हो, आप पे कोई चीज़ें फेंक रहा हो, चीज़ें तोड़ रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा हो, ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। तो सबसे पहले
आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करना है। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं, कहते हैं नहीं अगर मैं उनको और प्यार दे दूँ, अगर मैं उनको और जो मांगे ये भी है ना कि चीज़ें दे दूँ, शायद मैं और दोस्त बनूं, मैं और प्यार करूं, बिकॉज और ये चीजें उसी ले दूं। बैड बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहा है कि चलो आप मुझे कितना भी मार लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं कि आपने खाना रोक दिया, ऐसे नहीं। यू गिव देम द बेसिक राइट्स कि इस घर में आप रह सकते हो, आप पे खाना पीना मिलेगा, आप पे अगर कुछ भी करना है आपको एजुकेशन के पैसे मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। बट जो मेरा और आपका रिश्ता है वो अब प्यार वाला नहीं होगा, बिकॉज इट अगेन आप फिर भी पेरेंट हो ना, सो यू हैव टू टीच द किड कि अगर लेट्स से आपने तो प्यार के बारे माफ़ कर दिया, बाहर जाके क्या होगा फिर। सो यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। इसमें तो ताशवीन ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी स्टबर्न है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। फिर बिल्कुल ही हाँ, तो इसके अंदर यू दूसरी हैव रास्ते पे निकल सकता है ना, जब आप कम्युनिकेशन गैप खत्म करेंगे। और बिल्कुल। प्यार- आप एक बात तो करना, यू हैव टू आई थिंक सेट टर्म्स एंड कंडीशंस। लाइक अगर वो आपसे प्यार से बात नहीं सुन रहा तो फिर आप एक अडल्ट टू अडल्ट कॉन्वर्सेशन करो कि देखो अब आप इतने एज के हो गए हो, अगर आप इतना अपने आप को इतना समझ रहे हो, देन गो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड ऑफन टाइम्स इट्स दैट पुश एंड दैट रियलिटी चेक दैट द किड्स मिसिंग। उसको ये बाहर की दुनिया की असलियत ही नहीं पता ना, वो तो कह सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, बट रियलिटी है उसने अभी ज़िंदगी में कभी एक दिन काम भी नहीं किया होगा, उसको पैसे की हैसियत भी नहीं होगी, सो वो आपको अंडरस्टैंड कैसे कर पाएगा। तो वो जो पेरेंट्स और मॉम्स स्पेशली जब एक बच्चे को बहुत सिक्योर कर लेती है ना, कंफर्ट, यू हैव टू लेट द किड। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये मैंने कि भी पेरेंट्स मदर्स को ज़्यादा क्या मसला है बच्चों के साथ, लड़के या लड़कियाँ, खासतौर पे लड़के, झगड़ा किस बात का है पता? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है ज़्यादा देर फ़ोन पे क्यों, रात को सोते क्यों हो, रात को फ़ोन पे क्या बात कर, अब आप फ़ोन नहीं ले सकते। 17, 18, 19 साल, 16, 15 साल के बच्चे से फ़ोन लेना एक बहुत बड़ा झगड़ा है। वीडियो गेम क्यों इतना खेल रहे हो, कहाँ थे, पता के क्यों नहीं गए। फिर एक और, दरवाज़ा बंद क्यों था, दरवाजे के अंदर आप खोलते अंदर एक अजीब से आपको स्मेल आ रही है, बेटा कुछ तुमने पिया है, ये एक बड़ा खौफ है कि अंदर से एक स्मेल आ रही है, बच्चा दरवाज़ा नहीं खोलता, दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है, कितनी जान जाती है माँ बाप की। और आप दरवाज़ा खटखटाएं तो हंगामा, क्यों डिस्टर्ब किया है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, कैमरा लगा दो, कैमरा लगा के देखें, आप बस नज़र ना रखें हम पे। ये बड़े मसले हैं। नहीं, बिकॉज वही वाली बात है ना, आई थिंक आप तो एक you're coming from an angle of कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, आपको आई वांट द बेस्ट फॉर यू, बट वो जो रिस्पॉन्स उधर से आता है इट्स तो मतलब वो एक होता है ना कि मैं डू आई इवन केयर एनी मोर, मैं आपसे मैं आपका ख्याल रखूँ भी नहीं रखूँ, और फिर वही डेंजर जो आपने कहा था कि अगर छोड़ दिया तो फिर तो हमें पता है वो कहाँ जा रहा है, किस बात पे। कि अगर वो नहीं भी करने दे रहे और इस पे झगड़े इतने बुरे बुरे, तो और अगर बच्चा कुछ गॉड फॉरबिड ड्रग ले रहा है तब तो वो वायलेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो अब एज अ पेरेंट क्या करें? देखें अगेन वही, अगर वो लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं तो देन यू हैव टू टेक लाइक मेजर्स सच एज फॉर एग्जांपल खुद घर लो, खुद काम करो, खुद पैसे कमाओ। मेरे घर में रह के इफ यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स देन यू डोंट, एंड इट्स नॉट लाइक यू मीन इट, यू मे बी प्लान अ सिस्टम, अपने घर वालों से बात कर लें कि अच्छा मैं ये करूँगी, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई जस्ट नो दैट आई वांट हिम टू गेट लाइक रियलिटी चेक ऑफ लाइफ। उसको एक मिल जाए एक बार कि चलो वो महीना खुद कहीं भी काम कर रहा है, कुछ भी इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली, वो चीज़ें मिसिंग होती हैं। नंबर 2, उसके बाद आप खुद डिस्टेंस से ज़रा सा होना शुरू हो जाए, आपको अपने आप के खुद काउंसलिंग लें। ताशवीन वहाँ तो उसको हेल्प की ज़रूरत है, किसको? जो सिनेरियो ये बता रही है उसमें तो हेल्प की ज़रूरत है उस बच्चे को। बिल्कुल ना, मतलब तो वही वो हेल्प उसको कुछ काउंसलिंग से मिलेगी या काउंसलिंग से आगे भी बढ़ के डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लग रहा है कि कोई लेट्स से इफ इट्स स्मोकिंग दैट्स स्टिल मे बी समवॉट ओके, बट इफ इट्स ड्रग्स और एनीथिंग जो बहुत रियलिटी है तो फिर आप रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लड़के का या लड़की बच्ची का, जो भी आपके बच्चों का दरवाज़ा बंद होना, लॉक रहना, ये फिक्र की बात है। बिल्कुल, बिकॉज वही ना कि अगर छुपाने की बात नहीं है तो फिर क्या छुपा रहे हैं आप। अच्छा, और ऐसे में फिर वापस आते हैं उस पर कि जो मेंटल हालत पेरेंट्स की, और लेट्स टॉक अबाउट खासतौर पे सिंगल मदर्स, क्योंकि बाप है ना, बाप का एक रोब होता है, डर भी होता है। माँ से तो ना बेटी को डर लगता है ना बेटे को, बिल्कुल एक सर्टेन एज तक लगेगा, उसके बाद नहीं डरेंगे। तो उसकी मेंटल स्टेट कितनी ख़राब होती है। बच्चे प्यार करते हैं, बस उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी बात से इतनी माँ को तकलीफ हो रही है, माँ फिजिकली भी कमज़ोर है। अब क्या करे ऐसी माँ, और उसका मेंटल स्टेट किस हद तक जो आपको लगता है कि ख़राब होता है, और माँ फिर क्या करे? नहीं, खराब अपने मेंटल हेल्थ के लिए वो क्या करे? खराब तो बहुत होता है, बिकॉज यूजली माँ ऐसा एक फिगर होता है, द मदर फिगर इज समथिंग दैट्स वेरी सेल्फ सैक्रिफिशियल। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपना हर चीज़ छोड़ के बच्चों को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है,
तो पहली चीज़ तो ये है कि आप वापस अपने आप को रीगेन करना पड़ेगा इफ़ यू आर टू लाइक मेक दिस थिंग, मतलब आप अपने आप को फोकस करना शुरू करें, अपनी खुद की काउंसलिंग लें, और फिर उसके बाद जब आप पे लगे कि आप ज़रा सा यूर इन अ मोर सिक्योर प्लेस, देन यू हैव टू इंटीग्रेट फैमिली इनटू दिस काउंसलिंग एज वेल। मैं जो रिलेशनशिप कोचिंग करता हूँ उसके अंदर सिर्फ मेरे पास फैमिलीज भी आती हैं, एंड ऑफन टाइम्स मेरे पास सिर्फ लेट्स से अगर ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स हैव कम टू मी एंड देन आई से कि अपने बच्चों को भी लें, तो उसके अंदर यू कैन वर्क विद फैमिलीज एंड फिगर आउट के गैप्स क्या है कम्युनिकेशन। खैर ये तो बात हो गई माँ और बेटे की। अब मुझे बताएं कि रिलेशनशिप बनाते वक्त क्या ख्याल रखना, रिलेशनशिप यानी जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी लड़की के साथ, हाँ, कोई लड़की किसी लड़के के साथ, ये कहाँ से आ गई? हाँ ये बात रिलेशनशिप की तो बात है, तो फिर यही है ना, यहीं से तो एक ये सूरत हाल बनती है। मतलब बच्चे जो बना रहे हैं रिलेशनशिप, बच्चे नहीं बना रहे, एक तो हाँ, माँ और बेटे की बात तो आगे की बात हो गई ना। इससे पहले की बात है वो लड़का और लड़की जो मिलके फिर उनके बच्चे होते हैं और फिर वो बना। अच्छा इसमें बिल्कुल बात हमारी मैं पहुंची बात ये कि जब ये, और मुझे भी अब ये लगता है कि जब आप एक अपने लिए पार्टनर सिलेक्ट करते हैं, शादी का जब टाइम आता है, प्लीज़ ये देखें कि ये शख्स आगे जाके आपकी औलाद के लिए कैसी माँ या कैसा बाप बने। ये असल में यही पूछना है ना हमने उन कोच से, यही पूछना है बहुत कि वो बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये ज़रा इम्पोर्टेंट बात है। वो लोग जो आगे अच्छे पेरेंट्स बनने की जिसमें टेंडेंसी है, और आप वो वाली भी, ये भी नहीं कि मेरा कितना ख्याल ये वो, चलो एक बात, अच्छा बाप अच्छा पेरेंट बनेगा वो कैसे पता चलेगा? बाप या माँ? दोनों बता रहे हैं। दोनों। आई थिंक आपको खुद अब सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आपके साथ कैसे है और दूसरे लोगों के साथ कैसे है। अच्छा बाप और अच्छा पेरेंट वही बन सकता है जो माफ़ कर सकता है, जो समझ सकता है, जो सुन सकता है बातें, मतलब एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कि आप बस, मैं आपकी बात सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ, मैं एक एफर्ट डाल रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए नहीं सुन रहा मैं। और बिकॉज जब बच्चे होते हैं तो बच्चे बहुत छोटी दिमाग और छोटी उम्र से बात करते हैं, उनको कुछ, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, तो यू कैन ईजली जस्ट लेट गो कि हाँ अच्छा बेटा जाओ। बट इफ समबडी इज एक्चुअली लाइक नीचे चला जाता है, बैठता है बच्चे के साथ, कहते हैं समझाओ तुम क्या कहना चाह रहे हो, दैट्स वन थिंग। नंबर 2 पेशेंस आना और समझना, और दूसरी बात माफ़ करना, बिकॉज बच्चा है राइट एट टिल सर्टन एज, जैसे हम अभी बात करें टीनेजर्स और लेट एडल्टहुड इज लाइक डिफरेंट, लाइक 20s के अंदर, बट अगर बच्चा है तो माफ़ करना, बिकॉज वही लर्निंग प्रोसेस में है ना। तो अगर आप देख सकते हो कि वो आपको भी माफ़ करता है, दूसरों को भी माफ़ करता है, एंड गिव पीपल अ चांस, दैट्स अ वेरी गुड साइन, दे आर गोइंग टू बी अ गुड पेरेंट। और तीसरी चीज़, वो खुद अपनी लाइफ में कैसे हैं, इफ़ अगर उनके पास जॉब है, अगर वो सक्सेसफुल हैं, उनका मेंटालिटी कैसी है, बिकॉज बच्चा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखेगा ना, वो आपके बात करने से नहीं सीखेगा, वो आपको रोल मॉडल करेगा। अच्छा, और ऐसा पार्टनर जो एक सिंगल पेरेंट की फैमिली से आया या ब्रोकन होम, जिसको पता नहीं क्यों ब्रोकन होम कहते हैं, मुझे तो उसमें ब्रोकन होम, इट्स अ वेरी बैड वर्ड एक्चुअली, ब्रोकन होम, ब्रोकन फैमिली, क्या ब्रोकन फैमिली जो साथ रह रहे होते हैं वो बिल्कुल सही है क्या? वो ब्रोकन नहीं है? ब्रोकन तो हैं, चीजें होती हैं जो नजर आ रही होती हैं आपको रिलेशनशिप में, बट आप ब्रोकन फैमिली का वर्ड आई डोंट लाइक इट। नो इट्स नॉट, बिकॉज़ अगेन इट्स स्टिल अ फैमिली, ब्रोकन तो नहीं है ना। मतलब आप फॉर एग्जांपल हम भी अपने कह सकते हैं, अगर इफ यू ओनली लिव विद योर मॉम एंड डैड, नॉट योर दादा दादी, तो फिर वो ब्रोकन फैमिली होगी, या आप कजिन्स के साथ वो ब्रोकन फैमिली, तो व्हिच इज अ ब्रोकन फैमिली? आई थिंक इट्स जस्ट अ फंक्शनल फैमिली एंड अ डिसफंक्शनल फैमिली, और ये दो चीज़ें होती हैं जो हम कैटेगराइज करते हैं। अच्छा ये पता है, बच्चों को जो आपको लगे कि ज़रा मुश्किल टीनेजर्स हैं, इनके लिए बाहर की पढ़ाई, अब दो चीज़ें हैं, पेरेंट के लिए भी होता है कि यार ये इतना वायलेंट है या जज्बाती है, इसको बाहर भेजूं, को मसला ना हो, अपने सामने रखूं, या बच्चों का बाहर जाके पढ़ना, 2-3-4 साल घर से दूर रहना, एक बजट में गुजारा करना, बिल्कुल, और एक घर के कंफर्ट से दूर, क्या ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर है, नीड है, आई थिंक इट्स अ नीड। एट व्हाट एज? आई थिंक 18 हो जाएं, ए लेवल्स कर लें, अपना इंटर कर लें, आफ्टर दैट ना बहुत से कहते हैं ना मास्टर्स के लिए जाना, नहीं उससे पहले मास्टर्स इज टू लेट, है ना, इट्स टू लेट, मास्टर्स इज वे टू, आई मीन नॉट टू लेट, इट इज लेट, बट आइडियली 18 इज द बेस्ट एज टू गो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़ोहैब, सोशल मीडिया पे अभी आजकल आप बहुत सारी क्लिप्स देख रहे होंगे टीचर्स की, पेरेंट्स की और बच्चों की। रिजल्ट निकला अभी हाल में ही ए लेवल्स का, कैम्ब्रिज बोर्ड का, और इसमें ऑलरेडी एक स्कैंडल तो था ही उससे कनेक्टेड कि एग्जाम्स के दौर से बिल्कुल पहले या उसी दिनों में वो पेपर लीक हो गया था मैथ्स का, यू रिमेंबर? कैम्ब्रिज के नहीं होते थे, कैम्ब्रिज नहीं होते थे, लेकिन वो तो ओ लेवल्स, ए लेवल्स के कहाँ कभी पेपर्स हमने सुना है कि जी लीक हो गए, लेकिन ये लीक हुए और कुछ हो नहीं पाया, एग्जाम्स हो गए। अब क्या किया बोर्ड ने? ये जो टीचर्स कह रहे हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि गुस्से में कैम्ब्रिज ने ये जो रीजन है, बच्चों की इतनी सख्त मार्किंग की है, फेल किया है बच्चों को, और DEU नॉर्मल।
तो ये बदला, मतलब अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए था, बच्चों से आपने बदला ले लिया। बच्चे दोबारा अपीयर होंगे, बच्चों का 1 साल ज़ाया होगा, जिनके एडमिशन्स, पता है क्या होता है, कंडीशनल एडमिशन्स आप ले लेते हैं, तो आपकी तैयारी, आपने पढ़ने जाना है, और वो बच्चा जिसके प्रिडिक्टेबल ग्रेड्स थे A+B, वो D लेके बैठ गया। गुस्सा तो भाई जायज़ है। नहीं तो ये पेपर लीक कैसे हुआ? ये तो ये मुझे इस बात पे अभी ये हैरानी हो रही है। चलो अब हुआ, कसूर है कैम्ब्रिज का, उनका सिस्टम में कोई गड़बड़ है ना जो पेपर लीक हुआ, आप बदला उसका बच्चों से ले नहीं रहे तो हैं। बदला बच्चों से कैसे, मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रहा ना मैं। स्ट्रिक्ट मार्किंग, अच्छा, क्योंकि पेपर लीक हुआ है और उन्होंने लीक पेपर सॉल्व, तो इसलिए तो उन्होंने कहा इतना सख्त मार्किंग करो कि कहते हैं 50% जो है ना पीछे पास से अभी जो रिजल्ट्स आए, और आपको याद है पाकिस्तान में तो बच्चों के रिकॉर्ड्स थे, जितने ज्यादा A+ पाकिस्तान से लेते थे शायद ही कहीं और से लेते हो, हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। क्यों थे वो भी? और इस दफा वही A ग्रेड वाला बच्चा D और E ग्रेड लेके बैठ गया, रोए ना, मतलब गवर्नमेंट वाला हाल हो गया जैसे गवर्नमेंट के। तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी, और सही हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि मतलब अपने शो पर बाकायदा तौर पर कवर करें, और रेलेवेंट जो लोग हैं, मुतल्लिका लोग हैं, उनको बुलाएं, पूछें भाई ये क्या हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है। और व्हेन यू आर चार्जिंग सो मच मनी, जी 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 तो बिल्कुल, आप उस रीजन के लिए आप जिम्मेदार हैं। वैसे मैं बताऊं ज़ुहैब, मैं तो वैसे कैम्ब्रिज बोर्ड, O लेवल्स, A लेवल्स, ये मैं सब इसको समझती पैसा बनाने की मशीन है। हमने मैट्रिक करके हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, आज भी मैट्रिक हुआ, आज भी मैट्रिक की वैल्यू है। क्यों हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं, एडमिशन ये वो सब हो जाता है। आप ढंग से मैट्रिक कर लें, यहाँ और भी सिस्टम्स हैं। देयर इज़ IB, देयर इज़ पियर्सन एडेक्सल, जो कि कैम्ब्रिज का ही बोर्ड है, जिससे मैंने अपने बच्चे को भी एग्जाम दिलाए, वो बेहतर हैं, वो बेहतर, और वो बेहतर हैं, फिर भी सस्ते हैं थोड़े। इंटेलिजेंस मैटर करती है आपके, ऐसे नहीं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है अब तो दुनिया भर में, अब तो डिग्री की उस तरह वैल्यू है भी नहीं, तो आपको जज करेंगे आपका टैलेंट कितना है उसके हिसाब से। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने ये किया, और एक निज़ाम तालीम होना चाहिए। गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है ना, उनके स्टैंडर्ड को इतना ऊपर होना चाहिए कि सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े। मैं तो कहता प्राइवेट का भी मैं कहता हूँ बहुत कम एक तबका हो के चले, वो अफोर्ड कर सकता, तो बाकी सबके लिए गवर्नमेंट। लेकिन खैर अभी ये तो स्टेटस बन गया ना, बात ये कि उनको, और उनके लिए बड़ी, अच्छा वहाँ नहीं पढ़ रहे, आपको पता है US वगैरह में कितने लोग हैं जो अब नहीं पढ़ रहे, ये सिस्टम बहुत महंगा है, हमने नहीं करना। और दुनिया भर में सबसे महंगा ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सिस्टम हो गया है। और वैसे आप देखें जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो अपने मुल्क के सिस्टम से पढ़ के बन रहे हैं, तो अगर वो सब कुछ वर्क कर रहा है, तो मैट्रिक का एग्जाम भी, उसकी भी इक्विवेलेंसी आप देख लें, उसमें भी आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी दे देंगे एडमिशन। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम लोग कम जाएंगे ना तो ये सीधे होंगे। ये बिल्कुल ऐसे, इस पर हम बात करेंगे और हाईलाइट करेंगे इसको अपने शो पर। अच्छा, अब ज़रा सा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक ऐसा बड़ा सितारा, उसकी हमने थोड़ी सी बात करनी है, यादें ताज़ा करनी है। ये नाजिया हसन, अरे वाह क्या बात है, ये नाजिया और ज़ुहैब की जोड़ी आप सबको याद है। मुझे अपना नाम भी याद आ गया ना। खैर 26वीं बरसी है नाजिया हसन की, और पॉप की दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में जो तहलका इन दोनों ने मचाया है, पूरी दुनिया में इनके गाने अभी तक चलते हैं। भारत तो पता नहीं कितनी दफ़ा इनके गानों की कॉपी कर चुका है, और वो कोई रॉयल्टी भी मेरे ख्याल नहीं देते होंगे, वो ज़ुहैब से कोई राब्ता भी नहीं होता होगा। नहीं, बिद्दू ने राइट्स ले लिए थे ना, राइट्स ले लिए थे उस वक्त, राइट्स ले लिए थे, तो बिद्दू ने फिर उसी म्यूजिक को जो है यूज किया। उस वक्त कहाँ पता था, ये तो बाद में जाके उन्होंने पता चला कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन एनीवे, ये आप देखें कि ये जो गाने थे नाजिया ज़ुहैब के 80s में, 90s में सुन लें, 2000, 2010, 2026, इससे बेहतर आपको गाने नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा इतना जबरदस्त म्यूजिक, आवाज सो स्टाइलिश कि आज के भी पॉप म्यूजिक में ये आराम से बैठता है। ये अजीब बात नहीं है, वरना इतने डेकेड्स में तो एक चीज पुरानी सी हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इनके गाने अब भी बजते हैं, तो वही लगता है कि जैसे अभी के गाने, और वही कॉम्पोजिशन है, वो म्यूजिक है, डिस्को दीवाने, और वो आग दे दे आग ले ले, और क्या आग से तो ज़ुहैब हसन की आवाज, नाजिया हसन की आवाज, वो और कौन सा था, और ये ज़हन में नहीं यार, बताया भाई। और वो नहीं था, ए दिल मेरे चल धीरे धीरे तू नहीं है प्यार की मंजिल, और डिस्को दीवाने, बूम बूम, क्या गाने ब्यूटीफुल। आपको पता है इंटरव्यू भी लेती थी नाजिया हसन। अच्छा, इनका एक शो देखे जिसमें ये बड़े जबरदस्त मशहूर लोगों के इंटरव्यूज भी लेती थी, इतना प्यारा बोलती थी भाई। चलो उनके गाने से हम जो है क्लोजिंग करते हैं अभी इस घंटे की, और फिर राजिन शान का सिलसिला जारी है। मैं कहूँ पाकिस्तान की मोस्ट लव्ड फीमेल पर्सनालिटी।
back after the break. Good morning everyone. Zohaib, जी जी सुनने गौर से, घुमाइए। गौर से सुने। फिटनेस की बात अच्छा, है। ये 40s के बाद जब घर की औरतें शिकायत करने लगती हैं कि जी हमारे इधर दर्द है, मैं बैग्स नहीं उठा सकती, हर बच्चे को भी गोद में नहीं उठा सकती, प्लीज़ ये जब इस तरह की बातें होती हैं ना, तो इसको सीरियसली लें, ये बहाने नहीं होते, ये एक्चुअली फैक्ट है कि आफ्टर 40 जो है औरतों में मसल जो है, टेस्टोस्टेरोन क्योंकि प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, वैसे उनमें कम होता है, हार्मोनल मसलों की वजह से मसल जो है उसकी कमज़ोरी होती है, तो आप वेट्स नहीं उठा सकते, कमज़ोरी, लैक ऑफ स्टेमिना शुरू हो जाता है। लेडीज़ की बात ही नहीं है सिर्फ ये हमारी भी बात है। आफ्टर 40 टेस्टोस्टेरोन आपका भी यानी मर्दों का भी कम होता है, और उसमें अक्सर क्या होता है आजकल, तो देखिए ना, पहले होता था कि आप जिम जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब फिट है, ऐसा नहीं है। फिटनेस भी बड़ी एक साइंस है, तो इसको आपने कहाँ अपना वक्त लगाना है ये भी देखना पड़ेगा। तो आप कैसे फिट रह सकते हैं और पूरी बॉडी आपकी होलिस्टिक जैसे आप अच्छा, लोग समझते हैं बस हमने वॉक की, हाँ, हम फिट है, बस हो गया, बस हफ्ते में इतने दिन वॉक कर लें, वो सिर्फ एक चीज है जी। लेकिन जो अगर आपको मसल की अगर स्ट्रेंथ चाहिए, मसल बिल्ड करना है, जो कि बड़ा जरूरी है, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। वॉक अकेली इज नॉट इनफ, बात को समझें। और मसल क्या करता है? मसल आपकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी बैक पेन है तो वो तो वैसे ठीक नहीं होनी, लेकिन इर्द गिर्द के कहते हैं कि मसल को स्ट्रॉन्ग करो ताकि जो है आपकी जो बैक है प्रोटेक्टेड रहे और आप वजन उठा सकें। आपकी नी, आपके काफ्स, ये पूरा बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर वो सही काम नहीं करेगा तो आपका एक मसल पे, अच्छा खैर हम 4 मिनट पे लग गए हैं। मसल देखो, वो बिल्डिंग के जो पिलर्स नहीं होते, फाउंडेशन जो होती है सारा के, जिसको क्या कहते हैं कि जी इसका ये नहीं हिलना चाहिए, क्या कहते हो, बिल्डिंग का पिलर्स ही होते हैं ना, जरा बुनियाद के बाद पिलर्स इसको क्या कुछ एक नाम होता है भाई कि, और ऐसा ना हो कि वो आपने बुनियाद कम है और आपने 5 मंजिला इमारत बना, ऐसा भी नहीं हो सकता। बीम, वो नहीं कहते बीम आ रही है, हाँ ये बीम नहीं हिलनी चाहिए ताकि अब कटिंग पे ना चली जाइएगा, 400 गज की कटिंग हो रही है, यहाँ से अपन निकले। खैर, अवैस खान ने हमें ज्वाइन किया, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर है और होलिस्टिक हीलर है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है और पता नहीं क्या क्या है, सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो हम ये जो बात करें सबका मसला है भाई, और आफ्टर 40 तो मर्द हो या औरत, और जिक्र बहुत अब सुनने में आ रहा है मैं ख़वातीन के सर्कल में कि जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वॉक इज़ नॉट इनफ। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? औरतों में मसल बनाना 40s के बाद वो क्यों ज़रूरी है और कैसे? नादिया, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। माशाल्लाह, आपने 40 इयर्स का बोला, मैं इसको 30 बोलता हूँ, 40 नहीं बोलता, क्योंकि जो 30 साल की एक एवरेज फीमेल मेरे पास आती है जिम में, तो मैं जब उनको देखता हूँ, मैं मेल को देखता हूँ, तो हमारी जो 30 साल के बाद है, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो मसल्स की, सेल्स की, वो रुक जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस, दिस इज होलिस्टिक हेल्थ। बेसिकली 360 डिग्री के अंदर मैं बात करना चाहूँगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से, और उनको बता सकते हैं सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, सेहत जहनी भी है, सेहत रूहानी भी है, सेहत सोशल भी है, फाइनेंशियल भी है। सो आपने जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात की, बहुत अरसे तक मैं इट्स बीन ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स, जब मैं जिम जाता था तो औरतों का रुझान होता था कि हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि आप जैसे डोले नहीं बनाने जी। हमने बस अपने आप को स्मार्ट करना है, लीन। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर ये करना चाहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग फिट। आई डोंट वांट पीपल टू बी फिट फर्स्ट, इनिशियली आई वांट पीपल टू बी हेल्दी। तो एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है यहाँ पे, बिकॉज मैं इस्लामाबाद में हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 इयर्स। जब भी मेरे पास वेरी एक्टिव मैं जिम में, जब मेरे पास कोई आता है और बोलता है हमने एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर ने बोला है हमने वजन कम करना है, तो मैं सबसे पहले सवाल उनसे ये करता हूँ कि आप इस काबिल भी हो कि आप फिटनेस का सफर, जर्नी स्टार्ट कर सकते हो या नहीं। तो ये काफी चीजें उनके लिए शॉकिंग होती है कि एक ट्रेनर के पास हम जिम में आए हैं, वो हमें किसी नए रास्ते पे लेके जा रहा है। बीइंग हेल्दी इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और हेल्दी की डेफिनेशन सिंपल है, एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर मेरे जिस्म में, आपके जिस्म में, ज़ुहैब के अंदर किसी किस्म की डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। दैट मीन्स कि इफ ही इज हेल्दी, ही इज रेडी टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ हिज फिटनेस। या अगर आपकी मैं बात करूं, खुदा ना खास्ता अगर आप अनहेल्दी हो और आप मेरे पास आ रहे हो कि मैंने स्ट्रांग होना है, क्योंकि एक आजकल अनफॉर्चुनेट सीन है कि हम भेड़ चाल है कि मेरी 2 क्लाइंट्स आई मेरे पास कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नेबर ने स्टार्ट कर लिया, वो रोज सेल्फी डालती हैं, तो हम भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, सवाल की तरफ थोड़ा सा दोबारा आएंगे। व्हाई इज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट?
इससे क्या होता है और कैसे करनी है? एक्सरसाइज स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये 30 के बाद आपके मसल्स रीजनरेट, सेल्स रीजनरेशन रुक जाती है। अब जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब मसल स्ट्रांग होंगे तो लोड मसल ने उठाना है, बोन्स ने नहीं उठाना। हमारे पास आफ्टर 40 जो आप बात कर रहे हो, ओल्ड एज के अंदर हम टारगेट करते हैं, बिकॉज आई कम विद माय मॉम, घुटनों में मसला है, कमर में मसला है। वो घुटनों में मसला इसलिए क्योंकि घुटनों की जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। हम इनिशियली नॉलेज शेयर करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने शुरू में बोला कि टेस्टोस्टेरोन या हमने बात की है एस्ट्रोजन की, हार्मोनल बैलेंसेस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कम्स एट द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, तो ये प्रोटीन की जो बात है कि कितना अब अपने एवरेज तो कोई 2 बोटी खा लेंगे दिन में, 3 खा लेंगे, अब कितनी चाहिए खवातीन की? तो मैं खास बात करूंगी कितना प्रोटीन चाहिए, और क्या क्या किस चीज से प्रोटीन मिलेगा? जी जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन आपने सवाल किया, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह। जी अवैस बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रोटीन का सोर्स सिर्फ सुबह के 2 अंडे हैं, शाम में 2 बोटी चिकन है, रात में जो सालन बना है दैट इज द ओनली प्रोटीन वी टेक। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हमें ये बोलती है कि आपका जितना बॉडी वेट है उसके साथ आपके डाइटिशियन ने ये एवरेज निकालना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू वांट। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ सोर्सेज जो बेस्ट आप लोग घर में ले सकते हैं। बेसिक तो बहुत है, आप गूगल कर सकते हो, लेकिन अंडे की सफेदी में प्रोटीन है, आपकी चिकन में प्रोटीन है, आपकी बीफ और मटन में प्रोटीन है, आपकी फिश में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, और आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी कि सब्जियों में भी प्रोटीन है, जैसे ब्रोकली हो गई, लेंटिल्स दालों को बोलते हैं। हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है क्योंकि खा तो हम रहे हैं ना, फिर भी कम दालें है। वगैरह इतनी नहीं खा सकते ना, कितना खाएं, बात वो कि ये खा तो हम रहे हैं लेकिन फिर भी कम है, वो मसल तो नहीं इतने बन रहे। कितनी बोटियां, कितनी दाल, कितनी सब्जी, कितने चने भी है ना, चिकपीस या अगर मैं चिकपीस में आपको है। ये बता देता हूँ, हम एवरेज पाकिस्तानी की बात करते हैं, 60 अगर आपका kg वजन आपका 100 किलो है, हम लोग का 60 kg है या 100 kg है, आसान कर देते हैं कि जितना आपका वेट है आप उसको 2.2 से या 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी जो 1 वाला फिगर है ये 1 ग्राम आप कह रहे हो, जैसे 100 किलो है तो ऑन एवरेज 80 to 100 ग्राम लेना है। अब इसमें 2 कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अगर मैं वॉक नहीं कर रहा, अगर मैं कैलोरी बर्न नहीं कर रहा, तो आपका हाई प्रोटीन यूरिक एसिड हाई करने की तरफ ले जाता है। सो मैं जितना इन कर रहा हूं, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, 80 चले लेते हैं, एवरेज वेट है 80 और हाइट 5'9" के करीब हाइट है, 5'8", 5'9", 7" के करीब। तो इसमें कितना प्रोटीन हमने लेना है और किस किस चीज से मिलेगा? बोटियों के हिसाब से बताएं, ऐसे नहीं, ग्राम तो कौन करता है? जोहेब ग्राम करना पड़ेगा। अब यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर द शॉर्टकट। आप 7 डेज ग्राम करें, 8 डे आपको अंदाजा हो जाता है, क्योंकि हर बोटी डिफरेंट होती है। बता देता हूँ, हर बोटी डिफरेंट होती है आपको। आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि जैसे मेरे पास एक जार है 100 ग्राम का, मैं वो जार लेता हूँ, उसमें मैं चावल ले लेता हूँ, तो मैंने एक ग्लास रखा हुआ है, उस पे 100 लिखा है, एक पे 200 लिखा है, एक पे 300 लिखा है। ठीक है, आसान तरीके से एक अंडा ले लो, अंडे के अंदर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन है। मैंने 4 अंडे खाए, मुझे रफली पता चल गया 6 4 are 24, ठीक है, 5 6 are 30। मैंने 5 अंडे डाले, मेरे पास 26-30 ग्राम आ गया। मैंने एक प्रोटीन का स्कूप लिया, उस पे लिखा है 28 ग्राम्स, और 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स एटलीस्ट 128 और 130 रफली कैलोरीज। हिसाब किताब बड़ा जरूरी है। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता हो। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? 100 पाउंड पे कितने ग्राम्स प्रोटीन? सिंपल आपका है, आपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर देना। अभी आप ये देख लो कि आपका 1 किलो है, वो आपका 2.2 ऑलमोस्ट पाउंड होता है, तो आपका बॉडी वेट इंटू 1 और 1.2 और एटलीस्ट 1.6, ये साइंस से वेरी कर रही होती है। हम इसकी कैलकुलेशन और डिटेल्स में नहीं जाते। अगर 100 किलो है तो मल्टीप्लाई 1 कर लो, 100 किलो आ रहा है। फीमेल्स के लिए 1, और अगर आप एक्टिव हो तो 1.6 आपके पास ग्रामेज आ रही है। सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मुझे चीज बताने वाली है वो ये है कि अगर मैं अज्यूम अपनी बात में कर लेता हूँ ताकि लोगों को आसानी हो जाए, क्योंकि लेमैन के लिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आप कह रहे हैं 100 पाउंड वजन है तो 100 ग्राम चिकन खा लें, हो जाएगा प्रोटीन। देखिए, आप 100 किलोस की अगर आप 100 किलोस की बात करते हो तो आपने 100 kg के ऊपर आपने 100 to 150 ऑन एवरेज ले लेते हैं कि मैंने 100 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। ठीक है, ये तो हो ही जाती है, बात करते हैं तो ये तो बहुत कम प्रोटीन है भाई,
ये इतनी सी प्रोटीन है, और इतनी तो हम हम क्या- खा रहे ये हैं, तो हो फर्क तो जाता कोई है। नहीं। अभी आपने अगर अपनी ग्रामेज ऑफ प्रोटीन पूरी कर दी तो नेक्स्ट सवाल ये कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके उस स्पेसिफिक मसल को ट्रेन कर रहे हो। क्योंकि ये तो होता नहीं है कि अगर नादिया का मसल है, हम आर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जो आर्म का मसल है, ये तो हो नहीं रहा कि नादिया बाइसेप कर्ल्स करेंगी तो पहले 2 मसल थे तो करने के बाद 6 हो गए, ऐसा तो हो नहीं रहा। तुम्हें कौन बता रहा है ये बातें आपका मेरे बारे में? फाइबर है, उसको पता कैसे चला? असल में ये है तो बिल्कुल स्पेगेटी की तरह का, लेकिन इसमें ये 2.5 किलो का हाथ है नादिया का, मैं आपको बताऊं। हैं? हाँ, मेंटली इतनी स्ट्रांग है ये। अच्छा, बात इसने सही की है, मैं अभी ट्रेनिंग आपको तो कर रही हूँ सिंपल- भाई। नादिया आप जो ट्रेनिंग कर रही हो या जोहेब जो ट्रेनिंग कर रहा है, वो रिजल्ट्स अगले दिन नहीं आते। It's been 10 years, 15 years, 20 years. I know. Why do you go to the gym? Why do you go to the gym? It's not because you want to build muscle. It's just because you love yourself. अवैस, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि Happy पहले हम आज से Hormonal 20 Release साल हो पहले ये बात कर रहे थे, आज से 20 साल पहले जिम चले जाना जो है ना, वो ये कहते थे कि भाई ये बंदा फिट है। लेकिन अब ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग, 15 मिनट्स चैलेंज आ गया, फिर उसके बाद ये कीगल एक्सरसाइज आ गई मेन में। और जब मेन की हम बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, मैन में तो एक्सरसाइज नहीं है। जी है कीगल मैन में भी। तो ये मुझे बताएं, जोहेब अच्छी रिसर्च करके आए हैं। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ये कीगल एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक्स, मिलिट्री वर्कआउट, ताई ची, ये वो चीजें जो रोज आप लोगों के मोबाइल में आ रही हैं, बिकॉज आज औरतों की 2026 के अंदर सबको इस बात का पता है कि कीगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेल्विक फ्लोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक टाइम होता था जब हमारी बहनों को पोस्टपार्टम के बाद एक्सरसाइजेस नहीं बताई जाती थी। आज पता चला है कि 8th और 9th मंथ की प्रेगनेंसी के ऊपर भी यू कैन एक्सरसाइज। हम लोगों को बताया गया कि जी दादा दादी नाना नानी ने जिम नहीं जाना, बिकॉज अगर वो जिम जाएंगे तो उनके घुटने तो वैसे ही फारिग हैं और लोड पड़ेगा, वो डैमेज हो जाएंगे। हम अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा दुनिया से 20 साल पीछे है। जो चीज यहाँ पे आज 2026 में हो रही है, ये 2000 की बात है, होलिस्टिक हेल्थ की बात है। आपने जो बात की है कि कीगल की तरफ जा रहे हैं, आपने बात की कि हम कैलिस्थेनिक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड ट्रेनिंग आ गई है। बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा है, अक्सर बड़े बड़े ढोले होते हैं, जब भागने की बात आती है तो 2 कदम भागने के बाद सांस फूल जाता है। बिल्कुल। They are not। मैं जो शुरू में बात कर रहा था, नादिया मुझे खींच के वापस नहीं आई, कहनी है जो मैंने आपसे बॉडी का पूछा मुझे वो बताएं। हम हेल्दी नहीं है, हम अनहेल्दी है। कॉजेज ऑफ डेथ देखें। अभी आप अपने जिम में एवरेज बच्चे की बात करें, हर रोज आपके पास 6 कैजुअलिटीज हो रही हैं, हमें पता है। स्टीरॉइड की तरफ जा रहे हैं। स्टीरॉइड लगाने के बाद हम लोग अपने मसल को बिल्ड कर देते हैं। जाहिरी तौर पे तो मैं आपको नजर आ रहा हूँ 6 फुट 5 इंच मेरी हाइट है, बड़े डोले शोले हैं। अंदर मेरा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की बात ही नहीं होगी। मैं भाग ही नहीं सकता, सही है। मैं अपनी कमर पीछे खारिज नहीं कर वैसे सकता। बॉडी लिमिट हो आपसे गई तो है। बड़ी मैं डिटेल में एक बात एंड्योरेंस होनी नहीं है। वैसे ये तो आपने आना है कराची स्टूडियो, बड़ी तो फिर हम डिटेल जरा है। डिटेल में और मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे खुशी होगी। थैंक यू सर। बिल्कुल, लीगल एक्सरसाइज जो कह रही है मैन में, अगर कोई करने लगे ना, लोग हंसे उस पर। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है, हालांकि बहुत जरूरी है। की स्ट्रेंथ है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की बातें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत जबरदस्त आपको जी सेगमेंट आप बातें हमारी सुनेंगे असफर के साथ। और असफर अली जो बोलते हैं ना, सच बोलते हैं। ऑन एयर भी अनकट बातें होंगी। नो फियर। तैयार हैं आप? सवाल ये है। असफर से बल्कि हम कहेंगे थोड़ा सा आराम से, मतलब नहीं, खुल के बात होगी आफ्टर द चलें, ब्रेक। ओके, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। बाय। वेलकम बैक। वेलकम बैक। बड़े एक लेजेंड आए हैं हमारे शो पे। मैं आपको ऐसे बताऊं, लेजेंड है कि हमें trendsetter। बात करते हुए जरा मुश्किल हो रही है। ऐसा डायरेक्टर बैठा है कि फौरन हमें यहीं पे लाइव भी टोक देगा। उसमें भी ऐसे, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर देगा। और अंदाज यही है। अच्छा, मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ। मैं मुझे वैसे पता है इतना दिल का अच्छा है। और ये सही लेकिन ये कि आप जबान या बात की बात करें तो ही इज़ वेरी बोल्ड एंड ऑलवेज हैज़ बीन। और उस टाइम पे जब तो लोग, उनको पता ही नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, रोस्टिंग क्या है, या ऑनेस्ट या पॉडकास्ट की बात करें तो ये पायनियर है असफर अली उसके। और भुगता भी है, बहुत कुछ भुगता भी है। कोई दिन, मैं बताऊं, हमारा दिन शुरू नहीं होता था जब तक रेडियो पे हम असफर मानी का शो ना देख लें। रेडियो से पहले सब सेट था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा सर? गुड मॉर्निंग, कैसे? कैसी नादिया? नादिया से तो खैर दोस्ती इतनी पुरानी है, टिप टॉप है वो अभी भी। मैं बताऊं, मैं कुछ अर्से में यहाँ पर कंसल्टेंसी की है 365 पे, 3-4 महीने मैंने किया। आई थिंक द मैनेजमेंट इज़ रियली गुड। एक तो बड़ी बात है कि एक मैं ऑलरेडी न्यूज़ चैनल पे एक शो कर रहा हूँ और आप लोग भी न्यूज़ चैनल हो, तब भी आपने बुलाया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है प्रमोट करना है, करने दो। थोड़ा सा काम किया भी हमने, जरा सा काम आपने किया।
तो दिस इज वेरी गुड। आई लाइक द मैनेजमेंट हियर, दे आर वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मुझे तो बल्कि था मैं जब आ रही हूँ मैं असफर यही होंगे, शो कर रहे होंगे हमारा। नहीं, मैं बीच में करा था 3-4 महीने मैंने किया। असफर है वैसे, ये तो स्टार्ट ही उसी से करते हैं कि असफर तुम एक जगह टिक के काम क्यों नहीं करते? हाँ, ये यार टिके किसी नहीं करते, बिकॉज मुझे ना कुछ नया करने की हमेशा जुस्तजू रहती है, कुछ नया कर दें, कुछ डिफरेंट कर दें, कुछ मतलब वो रहता है। तो मैं ना बहुत लंबा अरसा मैं तभी सीरियल्स नहीं करता। 30-30 किस्तें, 900 सीन डायरेक्ट करना, ये तो क्रिएटिविटी को मारने वाली बात होगी। और इतना सक्सेसफुल सिटकॉम फैसल और एजाज का, हाँ, मैं और तुम, कितना कमाल। तो क्रेडिट पे तो इतनी चीजें हैं कि क्या क्या बताएं, लेकिन अभी BNN फूमेन शो पता नहीं क्या क्या। नहीं वो मेरा नहीं है, गलत बात नहीं करो। वो मुस्तफा चौधरी और मुर्तजा चौधरी का, हाँ उनका था वो। अभी लेकिन वो टीम वही थी, साथ काम किया ना वो लड़के। अभी भी अच्छी बात ये कि PBH कॉन्सेप्ट जहाँ से ताबिश हाशमी को हमने देखा मशहूर होते हुए, और कमाल शो कोविड के दिनों में, यूनिक कॉन्सेप्ट असफर का। और अभी भी हम देख रहे हैं नया शो जो है राहों में, बड़ा यूनिक शो है। यूनिक कैसे? बड़ा यूनिक है असफर, उसके बारे में बताओ। नादिया ने किया होस्ट। इस शो का 2 यूनिक पार्ट्स हैं। एक तो ये कि हमने परमानेंट होस्ट नहीं रखा। हमने कहा कि यार होस्ट हर बार रोटेट करते हैं। नादिया ने एक शो किया, फैसल कुरैशी ने एक शो किया, मुशताक पापा ने शो, माया खान, अमर खान, आदि, अनाशा टीपू, हर शो में। तो उससे क्या हो रहा है कि शो का फ्लेवर बदल रहा है हर बार। है क्या कॉन्सेप्ट क्या है? और कॉन्सेप्ट ये है कि जो होस्ट है वो सेलिब्रिटी है और जो गेस्ट है वो एक आम आदमी, जैसे नाई, कसाई, मोची या कोई कोई भी दर्जी। नादिया ने दर्जी का इंटरव्यू किया। ये जिस तरह आप भी देख रहे होंगे एक एपिसोड, उसमें मेरे जो मेहमान खसूसी थे वो थे ये शाहिद साहब, लेडीज टेलर। और इनको अच्छा खासा टाइम देके हमने 1-1.5-2 घंटे का इंटरव्यू किया। ऑडियंस थी, मजे की बात है कि ही वाज अ स्टार विद इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस भी है जो तालियां भी बजा रही हैं, फिर ये भी थे, बरकत उसमें भी है। वो पूरा एक मसाला है उसमें। बिकॉज वो शो जो है ना, किसी को बताओ ना कि मैं आम आदमी पे शो कर रहा हूं तो बोलेंगे क्या बोरिंग शो है, इसमें कौन देखेगा। इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर लाना चैलेंज है। एंटरटेनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? बात सही, क्योंकि देखिए जो सेलिब्रिटी होस्ट आ रहा है कोई ऐसे स्पॉन्टेनियस नहीं होता। अब नादिया खान की तरह कोई नहीं है भाई, किसी का अपना फ्लेवर है। कुछ तो एक्टर्स हैं खाली, कभी होस्टिंग, जैसे नवाज ने कभी होस्टिंग, जैसे नवाज ने किया एक शो और बड़ी अच्छी उसको सामने मिल गई। वो फ्रोजन फूड्स करती है लाहौर में, वो बंदी बड़ी जबरदस्त, उसने बड़ी मजे की बातें। तो इस तरह फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं उसके अंदर। फैसल कुरैशी ने कसाई कुरैशी वो कसाई, वो पूछता भाई कुरैशी नाम क्यों रखा है, कसाई सब कसाई कुरैशी क्यों हो रहे हैं। और फैसल कुरैशी जरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। हां उसका है। अच्छा, माया ने बड़ा अच्छा शो किया। एक माया ने शो किया, नर्स थी, तो हमने वो नर्स बनाई। तो नर्स ने बड़ा अच्छा अपने प्रोफेशन को जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो बहुत अच्छा किया। तो वो भी डिपेंड करता है सामने कौन है और वो कैसी बात कर रहे हैं। फिर माया तो ताल्लुक है, मेरे प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारे। वो माया करती है, माया ने किया। इसमें एक बड़ी मजेदार बात ये थी कि जो सामने आम शख्स तो क्या सभी खास होते हैं, लेकिन वो जो बैठे होते थे वो इतने हैरान होते थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा इंटरव्यू होगा। अब वो टेलर साहब शाहिद भाई कह रहे हैं कि नादिया खान मेरा इंटरव्यू करेंगे, आपने तो सब पूरे पाकिस्तान का इंटरव्यू किया। मैंने कहा जी, शो के एंड में हम प्लैक देते हैं, एक अवार्ड देते हैं शो के एंड में। तो जैसे अवार्ड शो होता है उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज अवार्ड प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे उसमें था कि अगर मैं सोचा कि अगर एक हम रख दें होस्ट परमानेंट, तो हर शो के एंड में वही देगा अवार्ड। तो हमने कहा इसको कैसे करें, तो फिर मैंने रोटेशन कर दी सेलिब्रिटीज़ की। तो अक्सर जब खत्म होता है शो तो वो बड़े खुश होते थे, यार 2-3 लोग तो रोए भी कि मुझे मुशताक ने अवार्ड दिया या मुझे नादिया खान ने अवार्ड। मतलब उनकी फीलिंग फोटोग्राफ खींची, उनको हमने भेजी फ्रेम करके। मुझे बताएं TBH का जो लोगों ने बड़ी तनकीद भी की इसमें, टू बी ऑनेस्ट के अंदर। हाँ, और फिर जब देखा लोगों ने कि भाई ताबिश अब फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ गए, तो ताबिश का भी वो फ्लेयर नजर कुछ कम आया लोगों को टीवी पे। हाँ, टीवी पे TBH में जो था उनका स्विंग, इंटरनेट में सेंसरशिप नहीं है उस तरह से। और टीवी पे तो अब वो बहुत हिट हुआ। और वो कोविड का ज़माना था, सब घर बैठे हुए थे, सब इंटरनेट देख रहे थे, सबने देखा। तो नादिया खान बता रहा था अभी तुम लोगों को, नादिया खान जब आई शो पे, टू बी ऑनेस्ट में ताबिश का शो पे, तो नादिया आई है, जब ख़त्म हुआ ना शो, हमने इसको ऑन एयर किया, विद इन आई थिंक 1 डे इसके 1 मिलियन व्यूज़ थे। 1 डे इतनी जल्दी लोगों ने पिक किया नादिया खान की बातें, बहुत चीज़ें वायरल हुई थी। बहुत अच्छा शो, हमने बड़ा एंजॉय किया था क्योंकि हम लोग इतने बोर हो गए थे ना कोविड की वजह से घर में बैठ के। लेकिन स्टिल उसका कंटेंट और टीवी शो का और ताबिश का उसके बाद ज़बरदस्त जर्नी रही है, टीवी पे भी शो कर रहा है। आपको लगता है कि किस तरह TBH में जो ताबिश जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद अभी टीवी पे व्हाट ही इज डूइंग कितना डिफरेंट है? देखिए द थिंग इज दैट हमारा काम एक तरीके से एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता ही है कि आपने एक बंदा लॉन्च किया, फिर पर उसको लग जाते हैं, ही शुड फ्लाई। अब उसने कैसी परवाज़ रखनी है, क्या करना है, वो एंटायरली इज अ पायलट ऑफ हिज ओन करियर। तो क्या इसमें डिस्कवरी ताबिश, यानी अगर हम कहें डिस्कवरी, ताबिश से मेरी दोस्ती पुरानी है। 2007 में मैं एक टेलीफिल्म की थी, आई वाज वर्किंग फॉर अ चैनल, तो उसमें
मुझे उसमें था स्पीच कंपटीशन दिखाया था मैंने, तो उसमें स्पीचेस लिखनी थी। तो हमें तो स्पीच लिखनी नहीं आती, ना राइटर को आती थी, तो मैं और मोहसिन लिख रहे थे बैठ के। तो हमने बोला कि ताबिश, मैं और मानी थे, IBA जो ये स्कूल कॉलेज है यूनिवर्सिटी, उसमें हम लोग चीफ गेस्ट थे। ताबिश और उसके कुछ दोस्त स्टेज पे एक ड्रामा कर रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, हम उसको जज करने गए हुए थे। तो वहाँ मैं बैक स्टेज गया, मैं ताबिश बोला तुम बहुत तेज़ हो यार, तुम आओ घर पे आओ, चक्कर लगाओ। वो उसको मैंने ऑफर किया कि स्पीचेस वगैरह लिखो मेरे साथ, ये वो। तो उसके दोस्त वो आए, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ हमें हेल्प भी हुई। और इनफैक्ट टेलीफिल्म जो है बारिश में दीवार, उसमें ताबिश का एक शॉट भी है, उसको मैंने शूटिंग बुला के एक स्पीच करवाई भी है छोटी सी उससे, मोन्टाज का वो हिस्सा भी है छोटा सा उसके अंदर। तो फिर मैंने बोला मैं शो बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे मजे के आदमी हो, तुम्हें शो बनाता हूँ, तुम आ जाओ। उस शो का मैंने नाम रखा जोक स्टूडियो। मैंने स्टेटमेंट लगा दिया, ताबिश आया ही नहीं, गायब हो गया। उसके अम्मा पापा ने कहा पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, टीवी शीवी है वो। फिर 17 साल बाद या 16 साल बाद दोबारा मिला मुझे, और मुझे मिला तो मैं उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी को रिवाइव करना चाहता था, पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहता था कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो मैं लड़के इकट्ठे करता स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो ताबिश सबसे अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन था। जिस लड़के से बात को कहा ताबिश भाई से बात कर लें, मैंने कहा ताबिश कौन है यार। फिर ताबिश आया घर पे मुझे मिलने, घर पे आया, मैंने कहा, उसने बोला आपको याद नहीं आ रहा। मैं कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे नहीं याद आया तुम कौन हो। मुझे आधे घंटे बाद याद आया, मैंने कहा तू, हाँ तू तो वही है। मैं कहा तुम कहाँ गायब हो गए थे यार। कहने लगा जब मैं वापस आ गया बताया क्या करना। तो मैं फिर वो टू बी ऑनेस्ट सारा सिलसिला स्टार्ट। तो उसके बाद दोबारा वैसी कोई चीज वो टाइम था, समवन एल्स भी हो सकता है। वी ट्राइड, आई टोल्ड द पीपल एट नाशपाती के शो ना बंद करें, ताबिश कोई नया बंदा कर लेते हैं। बट देन वो जो ओनर्स थे वो उनने कुछ वो मतलब वो हो गया, वो चैनल उन्होंने किसी और को दे दिया, वो फिर कोई और अपना काम में लग गए। कितने मजे के खासा कमा लिया होगा वैसे। इतने मजे के लड़के जो अभी आजकल अब यूट्यूबर्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, उसमें कौन सा लगता है कि यार इतना फनी लड़का है, इसके साथ काम करना चाहिए? अली अब्दुल्ला जो है, जिसको जानते हैं, अली अब्दुल्ला बहुत फनी है। अली अब्दुल्ला को मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको कहीं ना कहीं से लॉन्च कर दूं, लेकिन एवरी टाइम अली अब्दुल्ला सैट डाउन, उन्होंने कुछ चीज बनाई, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत बहुत। मुझे तो जो ट्रम्प बनता है ना लड़का, जो ट्रम्प बनता है, जो ट्रम्प बनता है, मैं वो भी लड़का फैन हूं उसका, वो हमारे साथ था शो पे। ही इज अमेजिंग। नहीं वो उसको देखो, वो जितना वो और वो मुझे तो वो पसंद है। वाईमैन भी बना हुआ होता है कुछ। वाईमैन देखा तुमने? वो जो बंदा ऑरेंज मुंह पे मास्क लगा के बैठता है, वाईमैन जो है, जरूर देखना। वाईमैन इज सो गुड। वो क्या कमेंट कर रहा है सोसाइटी है पाकिस्तान का ही वो। हाँ, अच्छा, ये लोग, ये तो इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो टीवी शोज अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज इंटरनेट से पैसे इतने कमा रहे हैं वहाँ, यहाँ पे इंटरनेट पे फ्रीडम है, कोई ऊपर मैनेजमेंट नहीं बैठी हुई, ये मत बोलो, ये नहीं करो, ये सब चीजें हैं ना, तो वो टीवी पे वो करते हैं यार। उस जमाने में अब तो नॉर्मलाइज हो गए, बड़ी बड़ी बातें लोग कह जाते हैं, लेकिन उस जमाने में खवातीन स्टैंड अप कॉमेडी इतनी अच्छी करी। हाँ, मैं और मानी जब करते थे शो, तो असल में हम समझ लो मानी और पहली पॉडकास्ट थे पाकिस्तान की हुए। रेडियो शो पे हमने स्टार्ट किया, शक्लें नहीं आती थी, खाली आवाजें आती थी, तो एक बड़े मजे का बनता था, पता भी नहीं था कौन है ये, कौन है ये, लेकिन सबसेटे चल रहा था तो वहाँ से। लेकिन एक और मैंने उसमें रखा था, रेडियो शो हिट होने की वजह थी कि रेडियो शो पे हमने रखा कॉन्सेप्ट ये था कि 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक होगा, जब अम्मा सो जाते हैं तब बच्चे आके सुने। तो हमने पहली बार वो, तो उस पे बहुत सी बातें निकल गई। मतलब जो सच सुनना चाहते थे वो इनको सुनते थे, लेकिन किसी और मूड में हो तो साहिल लोधी को सुनते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और महसूस करो मुझे क्या सोच रही हो, और लोग महसूस करते हैं। आई लव दैट। मैंने एक दफा सुना, मैं ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये किस चक्कर में है भाई। लेकिन क्या वो खवातीन जागी में मम्मी सो गए, कंबल ऊपर, कानों में हेडफोन, रेडियो से मुलाकात हुई। ये इससे याद आया महसूस से कि स्टेटस क्या स्टेटस क्या? अरे हाँ, एहसास की बात। मतलब अभी क्योंकि आई नो यू हैव बीन सिंगल फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन अभी क्या स्टेटस बात है? एहसास। अच्छा चले, आपके मैंने कभी रिवील नहीं किया। इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन लास्ट अक्टूबर में 2024 में मैंने शादी की, तो इट्स माय थर्ड मैरिज एंड इट्स वंडरफुल वुमन एंड मेरी, और ये अरेंज्ड, एक तरीके से अरेंज मैरिज थी। रिवीलिंग ऑन नादिया राइज खान एंड के शो पे शाइन असफर दिखा रहे हैं, वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये नाम तो बताओ हसीना का। रिदा इस ज़हरान का नाम है। रिदा, बहुत बहुत मुबारक हो। रिदा क्या करती हैं, कैसे मुलाकात हुई, कब शादी हुई, और इतनी खामोशी से क्यों शादी हुई? खामोशी से नहीं, बस मैं, बहन ने बहुत पीछे पड़ी हुई थी 1 साल से कि शादी कर लो, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं शादी वादी करने में। ठीक है यार, सब कहते थे कर लो नो, तो बहन ने फिर किसी के थ्रू इसकी मुलाकात, बात हुई। हर फैमिली एंड सेटल्ड अब्रॉड, सारे बाहर ही हैं बहन भाई सारे, तो ये दुबई में होती हैं और होती थी, अब तो मैं पाकिस्तान ले आया इनको। और ये एडमिन HR की हेड थी और बिजनेस पार्टनर थी।
एक कंपनी में। तो फिर वो मैंने बोला यार मैं तो दुबई सेटल नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगा आगे, सारा काम तो मेरा यहाँ है। तो फिर शर्त ये है कि भाई अगर पाकिस्तान मूव होती तो हो जाओ। तो अरेंज मैरिज। लेकिन वो जब बात होना शुरू हुई तो मैं और रिदा थिंक फ़ोन पे को 6 महीने गप लगाते रहे, फिर उसके बाद अक्टूबर में हमने शादी कर ली। अच्छा, और उसको कैसा लगा कि भाई एक मतलब पेरेंट भी हैं आप और 2 मैरिजेस भी है, उस पर रिदा के क्या कंसर्न्स थे? और शी अंडरस्टूड व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू वन। दूसरा ये कि मैं भी बहुत चेंज हुआ हूँ। आई मीन मेरी शादी को, मेरी सेकंड डिवोर्स को भी आई थिंक 12 साल तो हो गया, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्या नहीं चेंजेस आते हैं उसमें और क्या? तो एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव चेंज्ड अ लॉट। मैं पहले बहुत डिफरेंट सोच का था, फिर इतना टाइम गुजरा, फिर ऑब्वियसली एक होता है ना एक्सपीरियंसेस आपके, पेशेंस भी है और रिलेशनशिप्स को समझना, चीज़ों को देखना। मुझे इतना अब व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली इन दिस मैरिज के लिए? अब मुझ में एक खुद भी I'm not forcing anything. I'm not forcing anything. पहले से अभी फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले तो I think I was very career oriented as well. मेरा बहुत ज़्यादा फोकस काम पे था कि मैं घर पे हूँ ही नहीं कभी ना। घर पर काम सोच रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मतलब लोगों को फ़ोन करके वहाँ आ जाओ, घर पे आ जाओ, बैठे हुए मीटिंग्स चल रही हैं, सुबह रात को 3 बज गए, बातें, काम करना है, कुछ नया करना है, कुछ ये इसमें बहुत ज़्यादा बिजी होता था। तो घर को इतना कोई मैंने फोकस इतना दिया नहीं। I think the only time I gave focus to somebody in the family was my daughter, Fatma. Whether I was divorced or not, Fatma के साथ मैं बहुत टाइम गुजारा। देखा भी। तो फातिमा के साथ मेरा, मैं कभी तस्वीरें लगा के उसको फ्लैश नहीं करते मैं फातिमा, बट मी एंड फातिमा वेरी क्लोज। You and Salma are excellent. असफर अली ने खुद डिसाइड किया कि हमारे शो राइज एंड शाइन पे वो ब्रेक करेंगे न्यूज़ कि इनकी शादी हो गई। उसको एक तकरीबन साल होने वाला है। रिदा के साथ शादी हुई, बहुत ही प्यारी लड़की है। और बट व्हाई? एक साल नहीं, पत्नी नहीं, शादी तो माशाल्लाह वेरी गुड। मैं कह रही हूँ व्हाई डिड यू डिसाइड नॉट टू? ये नादिया रिप्रेजेंट कर रही है उन लड़कियों को जो इंतजार कर रही थी क्या? क्योंकि है ना, पिक्चर्स नहीं कहीं शो पे बात नहीं कहीं, हमारे शो पे थैंक यू सो मच, लेकिन ये कि क्यों नहीं कहीं बताया, कहीं रिवील क्यों असफर, क्यों तुमने ऐसा किया? क्योंकि अभी तक ऑनलाइन इसका स्टेटस आ रहा है सिंगल, ही इज नॉट सिंगल। नहीं मैंने नहीं बताया, बिकॉज एक तो थोड़ा सा होता है ना कि आप शादी भी नहीं हुई है। शी इज टोटली नॉट फ्रॉम द मीडिया, कुछ इसका कभी कोई, वैसे सोशल मीडिया भी बहुत कम इस्तेमाल करती है, तो शी डिड नॉट वांट दिस ऑनस्लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग एंड सेइंग अच्छा ये हो गया या अखबारों में आ रहा हो या कोई भी ऐसी बात, क्योंकि मेरा कोई और खबर लगे ना लगे शादी की जरूर लग जाती है, लगती है, और वो फिर अजीब ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। हाँ, बट इट्स फाइन ट्रोलिंग तो नहीं, अब लोगों को बड़ा एतराज होता है, अरे लड़की की तो पहली शादी है, असफर की देखो इसकी तो थर्ड मैरिज एंड अ फादर ऑफ वन, इसका कुछ हुआ इससे? कुछ नहीं, मैं कहीं खाना खा रहा था, एक दोस्त आई कहती है यार क्या तुम्हें कहाँ से मिल जाती हैं लड़कियां ये शादी करने के लिए? मैं कह रहा हूं तो इधर खबर भी नहीं रही ना, तो असफर की शादी, अच्छा ठीक है, तीसरी है। हाँ ये वाला हो गया क्या है? अच्छा, इनकी फैमिली की तरफ से रिदा का कि भाई तुम्हारी फर्स्ट मैरिज है, व्हाई यू मैरिंग अ गाय? हालांकि मुझे लगता है कि बिल्कुल जो अंडरस्टैंडिंग ये सब अपनी तरफ से आपको होता है फील जो आपको हो, लेकिन ये कि भाई तुम क्यों शादी करी, उसकी बेटी भी है, या मैं लगता नहीं हूँ, एज डिफरेंस भी है, यू आर वेरी गुड पर्सन, लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला है ना, कल्चर पे टैबूज। I tell you what happened, she came to meet me, we started talking in I think January में बात स्टार्ट हुई थी, तो मार्च में मैं डिसाइड किया मैं दुबई आता हूँ, तो मेरी कोई शूट आ गई तो मैं नहीं आ सका, तो उसने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ, तो she came to Pakistan to see me and she met my mother, she met me, she saw how I live and all of that, उसने देखा, तो हमने कोई एक दिन साथ गुजारा, तो she said कि I've decided, I think you're the guy I want to be with. तो मैं तो उसमें था कि मिल लेते हैं फिर देखते हैं टाइप, यू नो। घर वालों को उसने या किसी ने अगर ऐसे सवाल किया तो फिर क्या बताती हैं रिदा? नहीं, रिदा कुछ नहीं बोलती, रिदा को था कि डिसीजन मेरा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट यंग वुमन, यू नो, वर्किंग, उसका कोई वो नहीं था। पहले से जानती थी यानी? नहीं, शी न्यू मी फ्रॉम टीवी, बट वो भी जब शी वाज इन पाकिस्तान बैक इन 2001, पता नहीं, एक फैन भी होता है अभी असफर के ट्रांसफर। शी सेड दिस कि हां मैं तो ये तो वो सब सेट वाला है, यू नो, लाइक ठीक है, बट दैट्स ऑल शी न्यू अबाउट मी। जहां मोहब्बत होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप निभा लेते हैं, आप बस यू गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू दिस। अंडरस्टैंडिंग तो मानी के साथ भी बड़ी थी। हाँ, शादी नहीं थी। क्या चीज जोड़ रहा है ना, क्या जोड़ रहा है? यू कैन से इट्स अ प्रोफेशनल मैरिज। लेकिन बताओ, मानी के साथ ये था कि मानी हैड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, 8-9 साल साथ काम करते रहे, जुड़ के, मतलब शोज का नाम ही जुड़ गया, फिर नाम ही असफर मानी हो गया, सरनेम बन गया दूसरा। मुश्किल हो गया था। असफर अली नहीं पता, असफर मानी पता, असफर मानी पता है, तो वो एक अजीब सी बात। तो खैर वो, बट द थिंग वाज कि एक सर्टेन टाइम तक उसकी वो थी, जिसे बोलते हैं ना नॉवेल्टी, फिर वो अब वो जब इंटरनेट आया तो फिर बहुत से असफर मानी पैदा हो गए, बहुत से चीजें ऐसी आपने साथ काम भी करने की कोशिश की है? एक दो दफा की। व्हाट वाज मिसिंग?
आई थिंक दैट वो जो न्यूनेस थी ना हमारी काम में, अब हम करते हैं लगता है हम स्टेल पुराना काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लगता सब कर रहे ये एक एफर्ट कर रहे हैं वो आता नहीं है ना। वो वाली बात नहीं होती। क्यों नहीं हैं। अच्छा असफर ये बस नहीं होती ना से करना चाहिए। मॉर्निंग शो वो वाला कर रहे हैं इसीलिए मैं दोबारा। न्यूज़ कर रही हूँ कि मुझे भी लगता है कि मैं अब एंटरटेनमेंट करती हूँ, मैं लगता है मैं क्या नया कर रही नया हूँ। क्या तो कर रही असफर एक चीज़ बताओ फिर आगे वही कि जब शादी का फैसला किया रिदा के साथ, तो बेटी फातिमा वाज वेरी क्लोज टू यू और उसको तुमने बहुत टाइम दिया, तुमने सलमान ने इतनी प्यारी तरबियत की है, उसको वक्त दिया है, मुझे बताओ उसका रिएक्शन क्या था कि पापा शादी कर रहे हैं? फातिमा इज़ नाउ माशाल्लाह 19, तो जब मतलब वेट किया मैंने इतना अरसा कि ऐसे एज पे ना करूँ, शी स्टार्ट्स फीलिंग कि अब्बा जो है वो नहीं है, यू नो लाइक किसी शेयर करना पड़ा। सो व्हेन शी बिकेम 18, तो मैंने जब ये आई मुझसे मिलने के लिए तो एयरपोर्ट से मैंने पिक किया, तो फिर फातिमा को पिक किया। उसके बाद इसको मैंने एयरपोर्ट से पिक किया, रिदा को मुझसे मिलने जब आई थी, और फिर मैं फातिमा को बात हुई भी थी, फिर फातिमा मैं और रिदा गए, हमने चाय शाय पी, गप लगाई, बाहर से बैठे बाहर हम लोग आते आते, तो फातिमा फिर मैंने रिदा को ड्रॉप कर दिया, चली गई वो, दोबारा वापस फातिमा के पास आया। मैं कहा फातिमा क्या वर्डिक्ट है, क्या करना है? फातिमा कहती है बाबा आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड शी रियली लाइक्स यू। मैंने कहा है हाउ डू यू नो? द वे शी वाज लुकिंग एट यू शी रियली लाइक्स यू। मैंने कहा अच्छा चलो। फातिमा का एक होता है इंट्यूशन, उसकी है अच्छी है, तो फातिमा का कहती है ना कि नो, तो शायद मैं नहीं करता। यानी इतने अकोमोडेटिव हैं आज के बच्चे कि वो तेज है बच्चे, बात रियलाइज का तेज है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे, बिल्कुल समझते समझते हैं चीज़ों को। समझते हैं और उसे ओवर रिएक्ट या इमोशनल हो जाना ऐसे कि भाई वो अपनी माँ के ज़हर है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक समझ से ऑब्वियसली वो डिवोर्स हो गई कुछ भी है, लेकिन एक सर्टन बिकॉज मदर ऑफ माई चाइल्ड एंड द फादर ऑफ हर चाइल्ड, तो वो दोस्ती हमारी रही। ये बड़ा कमाल है, आप इन्होंने इवन आफ्टर डिवोर्स इतनी अच्छी रिलेशनशिप रखी बच्ची इसमें की सलमा का किरदार ज़्यादा है। बहुत मेरा भी है यार, मैं अगर नहीं करता, नहीं इंकरेज करता दोस्ती तो कैसे होती। बट हम दोनों को एक हमारी दोस्ती शादी से पहले भी थी, शादी के दौरान भी रही, ठीक है, आगे इख्तलाफ हो गए, चीज़ें होंगी, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी। वो रिलेशन मैरिज टूट गई लेकिन दोस्ती रही। ये बहुत बड़ा मैं कहती हूँ एक सबक है सबके लिए, But क्योंकि Salman यहाँ is तो very दुश्मनियाँ शुरू हो wonderful. जाती हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, बच्ची आई तो माँ की बुराइयाँ, माँ नहीं, के ये पास सब गई ड्रामा बाप की बुराइयाँ, हमारे हमारा नहीं बाप था, ऐसा था, या तुम्हारी माँ ऐसी थी, नहीं, कितना हमारे damage हमारे करता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और हमेशा फातिमा को भी सलमा ने यही बताया कि योर फादर इज अ ग्रेट मैन, मज़े का आदमी है, यू नो। आई नेवर बैड माउथ सलमा एवर इन माई लाइफ। अच्छा मुझे ये पता है अब आगे क्या प्लान्स हैं तुम्हारे और रिदा के, घूमना है फिरना, क्या गोल्स हैं ज़िंदगी के, ये बताओ। भाई कुछ भी नहीं गोल्स, अब क्या ऐसा कोई वो तो नहीं है, कोई हनीमून पीरियड तो नहीं ऐसा चल रहा। भाई वी कम टू दिस प्लेस। अक्टूबर में शादी हुई लास्ट, अक्टूबर में हुई, हाँ, तो बीच में एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी, हाँ। उस वक्त मैच में मैंने फिल्म बनाई एक, नॉट फॉर पाकिस्तान बट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए हमने एक आर्ट फिल्म बनाई, इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। उसमें सरा असगर है, कुलसूम आफ्ताब तो हमने है, एक सेगमेंट अलग करना है हाँ, अदनान सरा शाकिर के साथ। बड़ा मज़ेदार, वो ज्योति फिल्म का नाम रखा हमने। वो मैंने फेस्टिवल में भेजी बाहर, तो ऑफिशियल सिलेक्शन होना ही बड़ी बात होती है किसी फेस्टिवल में। तो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। एक हमने फेस्टिवल बाहर ह्यूस्टन में होता है रंग फिल्म, वहाँ पर हमें जूरी अवार्ड मिला। तो हमें अवार्ड्स इस फिल्म को काफ़ी मिल रहे हैं, तो वो उसकी आजकल कैंपेनिंग चल रही है, तो उसके लिए मुझे अमेरिका भी जाना पड़ेगा बीच में। और जब एनिवर्सरी तो मैं अमेरिका में होऊंगा प्रॉब्ली। जबरदस्त, तो काम भी वो हो जाएगा, यहाँ- घूमना फिरना भी हो कॉमेडी जाएगा। का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है अभी हमने किया है राहों में, ये इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनिंग। आई कांट से इट्स कॉमेडी शो, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। शायद ये मज़ेदार लगे लोगों को, लेकिन मैं हमेशा कोई नई चीज़ करता हूँ तो मैंने ये अच्छा मानी की शादी के बाद हिरा शोबिज़ में आई, होस्टिंग भी, एक्टिंग भी, क्या रिदा को इंटरेस्ट है या आप चाहोगे कि वो भी कोई होस्टिंग या बिल्कुल इंटरेस्ट एक्टिंग नहीं करें? है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और ना वो चाहती है कि वो स्क्रीन पे ज़्यादा आए, मतलब आई थिंक वो तस्वीर इसकी चल रहा है, हाँ चला रहा है तस्वीर से, वो तो उसमें भी एतराज़ करेगी कि तस्वीर और अगर इंटरेस्ट होता नहीं होता तो मैं प्रॉब्ली अपने साथ ही काम करवाता। क्यों? यार मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बताता हूँ। मेरी बीवी हो और वो किसी हीरो का हाथ पकड़ के कंधे पे सर रख के रोमांस कर रही हो, तो मेरी तो हट जाएगी, सीधी बात है। आई बी लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग। यार असल कितनी बड़ी डायकॉटमी है यार, ये देखो मैंने बीवी को, मेरी बीवी है, मैं नहीं काम करने देता था मैं स्क्रीन के ऊपर। आई डोंट लाइक इट। आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू द हस्बैंड टू वॉच हिज वाइफ रोमांस समबडी इवन इफ शी इज एक्टिंग। ये बोलना सही काफ़ी नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स दिस देयर इज ऑलवेज लाइक दिस, कोई मतलब एक मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है यू नो एक मोमेंट्स होते हैं। Why should I allow my wife to have a moment with somebody else? मुझे ये प्रॉब्लम होती है। झूठ नहीं बोल सकते। नहीं सच्ची बात की भाई I'm sorry, मैं appreciation मैं बनती है। डायरेक्टर हूँ कुछ भी है, लेकिन सबके लिए इसमें नहीं, ज़ाहिर ये क्रिटिसिज्म जो भी ये- होगा, जो ये- मेरा Criticism personal होगा। opinion। लोग कहेंगे कि यार खुद देखो देखो मेरा पर्सनल भी है ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, मेरा ये है। आपको कुछ और होगा, आप अलाउ करते होंगे शायद, आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया में moral यहाँ बात policing- खत्म हो रही है, policing हो वक्त भी गई हमारे है। पास कम रह गया ये है, सोशल बातें मीडिया यहाँ ही से निकल रही थी। और बहुत बातें हैं, मैं तो कहती हूँ
हाँ, कितनी बात हो, लेकिन वाकई मैंने कहा सोशल मीडिया पे आपका कुछ भी ख्याल हो, आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, लेकिन जो वहाँ पुलिसिंग शुरू हो जाती है कोई बात नहीं, हर चीज़ पे, मैं तो नहीं माइंड क्या करता। करना चाहिए? मैं तो माइंड नहीं करता, बिकॉज एवरीबडी हैज अ राइट टू देयर ओपिनियन। और ये तो बड़े अरसे बाद हम मुल्क में देख रहे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये लोग खुल के बात करें, करो यार, करो। अच्छा। मेरी बुराई करो, सब तुम्हारी भी करें, सबकी करें, खुल के ओपिनियन तो फॉर्म करो कोई। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हम यहाँ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अच्छी अब बात ये है। बात एक और बात है, इससे पता नहीं और कितनी बातें निकलती है फ्रीडम जो हम कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच असफर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अपनी एक पर्सनल आपने बात खुद बताई हमारे शो पे, पिक्चर आपने दिखाई, थैंक यू सो मच। बस तो उसे की मतलब बहुत सी बातें हो रही थी। नहीं, थैंक यू सो मच नदिया, आई वांट टू थैंक 365 चैनल एज वेल कि मैं एक न्यूज़ चैनल का शो यहाँ पर लाके प्रमोट कर रहा हूँ, दे अलाउइंग इट। आई थिंक नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट योर मूवी, We'll do that. इन डिटेल, और उसमें हमें कास्ट भी चाहिए शो। हाँ, मैं कास्ट ले आऊँगा। डन। वेरी गुड, जबरदस्त। ईद का शो ना कर ले Promise एडवांस हो में, गया। ईद का शो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले कर ले। ठीक है, चले भाई, शो देखने का शुक्रिया, फीडबैक देते रहेगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।